Okay, good morning to all. ओके तो आज हमें कुछ भी डिस्कशन नहीं करना है, सीधा टॉपिक स्टार्ट करना है। चलो फिर हम ग्राफ्स वाला टॉपिक डिस्कशन कर रहे थे, तो उसमें अब हमें डिस्कशन करना है साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ठीक है, आई थिंक ऑलमोस्ट सब कनेक्ट हो चुके हैं। टाइम भी हो गया है क्लास का 10:45, तो हम स्टार्ट कर सकते हैं। हेडिंग लिखो, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। थोड़ा सा डिफिकल्टी रहेगी आपको, इससे लिंक होगा लोकेशन ऑफ रूट्स। थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है, दिमाग लगाओगे तो समझ भी सकते हो। मैं थोड़ा स्लो स्लो बताऊंगा इसको, आज का पूरा लेक्चर जाएगा इसमें, तो मैं स्लो स्लो बताऊंगा। आप भी कोशिश करो अपना 100% देने का, फिर देखो कितना समझ में आता है। बाकी फिर प्रैक्टिस से रहेगा, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना और क्लैरिटी आती जाएगी। ओके, तो सब कनेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, अभी हम स्टार्ट कर देते हैं इसको, इसलिए मैं थोड़ा वेट कर रहा था ताकि सब कनेक्ट हो जाए। ठीक है, तो हेडिंग लिख लिया आप लोगों ने, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो पहले तो इसमें हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ग्राफ की हेल्प से हमें ये देखना है। ऐसे तो हम देख सकते हैं, मैं यहाँ पे कुछ कुछ रफ वर्क करूंगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सब कुछ नोट करना है। आप अपने हिसाब से कुछ चीजें इसमें नोट करना, क्योंकि ये समझाने के लिए मुझे बहुत सारा रफ वर्क करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, चलो फिर मैं स्टार्ट कर देता हूँ। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मतलब क्या, ये आप समझ ही गए हो। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मतलब ये इस टाइप का, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, ये जिसको हम y बोलते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए नॉट इक्वल्स टू 0 एंड ए बी सी बिलोंग्स टू कांस्टेंट। ठीक है, इतना आप जान गए हो कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता क्या है। अच्छा, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई से। तो जब हम ग्राफ बनाते हैं, एक सिंपल सा ग्राफ ले लेता हूँ। 6 पॉसिबिलिटी थे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो ग्राफ बनता है, डिपेंडिंग अपॉन ए एंड बी। हमने ये डिस्कस किया था, शायद 2-3 दिन पीछे चले गए हम। सैटरडे भी हमने नहीं पढ़ाई की थी, मंडे भी नहीं की, तो 2-3 दिन पीछे चले गए हैं। तो ये 6 टाइप की पॉसिबिलिटीज हमने डिस्कस की थी ए और डी के बेसिस पे। तो कोई भी एक ग्राफ ले लेता हूँ मैं, मान लो ये ग्राफ, तो वो 6 से ज्यादा 7th पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। तो उन्हीं की हेल्प से हमें ये बताना है कि साइन क्या होगा, मतलब y का साइन क्या होगा। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मतलब y, या फिर मतलब ये ग्राफ, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ है। 6 टाइप के ग्राफ आते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के, डिपेंडिंग अपॉन ए एंड डी। तो हमें ये बताना है कि y की वैल्यू क्या आएगी। अच्छा देखो, अगर हमें न्यूमेरिकली बताना होगा तो हम क्या करेंगे, आप बोलोगे सर x इक्वल्स टू 1 ले लो, तो 1 यहाँ पुट करोगे, और जैसे मान लो ये दिया है आपको, ये सब मैं रफ वर्क कर रहा हूँ, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ठीक है, तो मान लो ये दिया है, तो अब आप इसमें 1 रख दोगे। आप बोलोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, साइन तो हम बता देंगे, 1 रखो। तो फिर आप, या फिर लॉजिक से भी बता सकते हो, 1 रखने की जरूरत नहीं। चलो, एक तो ऑप्शन है कि आप बोलोगे सर 1 रख दो इसमें। ठीक है, तो चलो मैंने 1 रख दिया। अब कोई बोलेगा सर पूरा कैलकुलेट करो, चलो 10 आ गया। सर देखो प्लस का आ रहा है, तो इसका साइन हो गया पॉजिटिव। कहाँ पे, 1 पे पॉजिटिव है। ध्यान से समझना, आप लोग सिर्फ 1 पे पॉजिटिव बोला है मैंने, क्योंकि मैंने 1 पे इसको कैलकुलेट किया। अब कोई बोलेगा सर इतना दिमाग क्यों लगा रहे हैं, हाँ ठीक है चलो मत लगाओ दिमाग, तो वो जो लॉजिकल है वो हमें यहाँ पे डिस्कशन करना है। तो ये तो मैंने आपको सिर्फ एक ट्रायल दिया। अब ऐसे कोई ये बोल सकता है ना, सर चलो 1 पे तो आपने चेक कर लिया, फिर 1.5 पे तो फिर से चेक करो, मतलब ऐसे कब तक वैल्यू डालते रहेंगे। कोई बोलेगा 2.5, 2.5 पे वैल्यू डालो। तो कुछ तो ऐसा लॉजिक होना चाहिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ लॉजिक थोड़ा सा टफ है, इसीलिए प्रॉब्लम आता है उसको समझने में, क्योंकि हम यहाँ पे जुगाड़ बनाएंगे। क्योंकि ये ऐसे तो हम वैल्यू पुट करते रहेंगे, कब तक करते रहेंगे, मतलब ऐसे तो कुछ कंक्लूजन ही नहीं निकलेगा। एक फाइनल कुछ कंक्लूजन तो हमें चाहिए, पे ये पॉजिटिव है बाकी पे नेगेटिव है, या हम ये कंक्लूजन भी हो सकते हैं सब जगह पॉजिटिव है। तो एक फाइनल तो कंक्लूजन होना चाहिए ना। वॉइस,
ओके, वॉइस का प्रॉब्लम है, बाकी लोगों को भी वॉइस का प्रॉब्लम है क्या? कट हो रही है, तो मैं ईयरफोन, एक बार ईयरफोन यूज करके देखते हैं। साउंडिंग की क्लास में ऐसा होता है, ईयरफोन लगाने से सही आता है फिर वॉइस। अभी देखते हैं आपकी क्लास में क्या होता है। ओके, अभी एक बात चेक करेंगे, ईयरफोन यूज किया है मैंने। ओके, थोड़ा धीरे बोलूं मैं। चलो धीरे बोलने की कोशिश करता हूँ। चलो ईयरफोन भी लगा लिया, थोड़ा धीरे भी बोलता हूँ। तो यहाँ पे मैं ये डिस्कशन कर रहा था कि मान लो 1 पे हमने वैल्यू निकाली, तो ये आ गई पॉजिटिव। ओके, तो अभी मान लो 1 पे आ गया, अब 1.5 आया, मान लो 2.5 आया, 3.5 आया, तो मैं यहाँ पे बोलूँ कि x बिलोंग्स टू r है। मतलब इनपुट हमारे पास क्या है, इनपुट इज इनफाइनाइट। ओके, क्योंकि x की कुछ भी वैल्यू रखोगे तो y की कुछ तो वैल्यू मिलेगी, मतलब हर जगह ये डिफाइन है। तो इसका मतलब इनपुट हो गया इनफाइनाइट। अब हमें यहाँ कुछ कंक्लूड करना है, तो क्या करेंगे हम, इनफाइनाइट पॉइंट्स पे रख रख के देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव आया, कहाँ कहाँ पे नेगेटिव आया। मतलब ऐसे तो कुछ काम ही नहीं चलेगा। मतलब ये एक प्रोसीजर हो सकता है, पर ये परफेक्ट नहीं है। ये प्रोसीजर परफेक्ट नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, मैनुअली तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हमें जुगाड़ क्यों लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो आप यहाँ पे ये समझ सकते हो हमें जुगाड़ लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो अब हम इसमें डिस्कस करते हैं आगे। तो ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, कुछ और जुगाड़ हो सकती है, जैसे मैं कुछ बताता हूँ आपको। जैसे ये है, तो मुझे एक चीज तो समझ में आ रही है कि ये देखो, जैसे मैं एक ये बोल सकता हूँ कि ये तो ग्रेटेस्ट वाला टर्म है। तो अगर इसका ए पॉजिटिव है, तो जितने ज्यादा बड़े वैल्यूज होंगे, तो वो बड़े वैल्यूज या तो नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो। या फिर ऐसे समझो, एक जुगाड़ ये हो सकती है कि इसमें कोई भी पॉजिटिव नंबर रखो, ये पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि बीच में सब जगह प्लस है, और यहाँ पे प्लस पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये सब जगह पॉजिटिव आएगा। अब अगर x को नेगेटिव रखा जाए, तो x को नेगेटिव रख भी दिया, तो क्योंकि इसका कोएफिशिएंट बड़ा है और इसका कोएफिशिएंट छोटा है, नेगेटिव रखने के बाद ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। तो कुछ समय तक ये नेगेटिव कर सकता है, पर ये 5 भी उसमें ऐड हो रहा है, तो इसकी पॉसिबिलिटी कम है कि ये उसको नेगेटिव कर पाए। पर ये भी जो जुगाड़ है वो परफेक्ट नहीं आया, तो परफेक्टली इससे पता नहीं चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ और जुगाड़ देखेंगे। तो वो कुछ और जुगाड़ क्या है, वो है ए और डी के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बेसिस पे मैं कुछ जुगाड़ बताऊंगा। इस स्लाइड में किसी को कुछ नोट करना है तो कर लो, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। अभी तक मैंने सिर्फ ये एक्सप्लेन किया है कि यहाँ प्रॉब्लम क्या है, और हमें एक्चुअली बताना क्या है, हमारा एम क्या है। एम है ये वाई का साइन बताना। तो उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है वो अभी मैंने डिस्कस की है, जिसलिए हमें जुगाड़ बनाने की क्यों जरूरत पड़ रही है। कौन पूछ रहा है ये ए एंड डी क्या है? हर्षवर्धन, ऐसे डाउट पूछोगे तो मजा नहीं आएगा फिर टॉपिक डिस्कस करने में। मतलब हम ऑलमोस्ट लास्ट सेक्शन में चल रहे हैं क्वाड्रेटिक के, और अब आप पूछ रहे हो कि ए और डी क्या है। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोड्यूस किया था, और आज हमारा करीब 12th लेक्चर है।
और अब तक आपको यही नहीं पता है ए और डी क्या है। ऐसा आपने किसी को बताया कि हमें 12th लेक्चर के बाद क्वाड्रेटिक के ये नहीं पता कि ए और डी क्या है, तो आपसे तो कोई कुछ नहीं कहेगा, सब मुझसे कहेंगे आके सर आपने क्या पढ़ाया। 12th लेक्चर के बाद बच्चे ये नहीं जानते ए एंड डी क्या है। ये ए तो चलो आपको स्क्रीन पर ही दिख रहा है, ये ए तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, और डी होता है जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। ओके चलो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो फिर यहाँ पे आ जाते हैं। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फिर जुगाड़ की, कुछ तो हम जुगाड़ लगा रहे हैं ए और डी के बेसिस पे, देखना जरा ध्यान से। तो मैंने ए चेक किया, मान लो ए पॉजिटिव है, ठीक है, और डी मेरा आ गया पॉजिटिव। अगर ऐसा आया, ये तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना, अगर हमें इक्वेशन दिया है तो हम ये निकाल सकते हैं और ये भी निकाल सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ मान लो ऐसा केस आया, अच्छा इसको दे देते हैं हम केस नंबर 1, केस स्टडी कर रहे हैं हम यहाँ पे, समझ लो। तो ये केस नंबर 1 में मान लो ऐसा सिचुएशन आ गया, तो इससे हम क्या कंक्लूड करेंगे कि ऊपर जा रहा है पैराबोला। पैराबोला अगर ऊपर जा रहा है तो फिर वो तो पॉजिटिव ही होना है। तो जितना x का वैल्यू बड़ा होगा दोनों साइड में, वो उतना ही ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो उतना ही पॉजिटिव में जाता है वाला वैल्यू आएगा। और ये हम ऐसे भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये है हमारे पास, और अगर a पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा और a भी पॉजिटिव है, तो ये टर्म बड़ा होता जाएगा। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी, चाहे वो पॉजिटिव में बढ़े चाहे निगेटिव में बढ़े, नेगेटिव में भी बढ़ेगी, समझो -100 रखा तो वो स्क्वायर करने के बाद प्लस में ही हो जाएगा, तो ये टर्म पॉजिटिवली बढ़ेगा। इतने पावरफुल टर्म नहीं है कि इसको कंप्लीट कर पाए, तो इसको कंपटीशन नहीं दे पाएंगे ये दोनों टर्म। तो अगर x की वैल्यू बड़ी होती है तब ये बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। और हम ये जानते हैं डी के बेसिस पे मैं अगर बात करूं कि अगर डी पॉजिटिव है तो इसका मतलब है 2 रूट्स आएंगे, ये हम जानते हैं। तो 2 रूट्स जो आएंगे तो ये एक्स एक्सिस को 2 बार कट करेगा, तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पे अल्फा आएगा और यहाँ पे बीटा आएगा। तो ये जो हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ है, उसके बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि ये अल्फा और बीटा के बीच में निगेटिव है। क्या है ये निगेटिव कहाँ पे है, मतलब y की वैल्यू हम कहाँ से देखेंगे, ग्राफ से देखेंगे। तो ग्राफ में ये ग्राफ ऊपर बना है एक्स एक्सिस के, मतलब y की वैल्यू पॉजिटिव आई थी, तभी तो हमने पॉइंट ऊपर प्लॉट किया है ना। हम क्या करते हैं x, y ये पॉइंट होता है ना, समझो हमने x दिया 5 और y आया 7, तभी तो वो ऊपर प्लॉट होगा। तो जितने पॉइंट्स ऊपर प्लॉट होंगे उनको ही ज्वाइन करके तो ग्राफ मुझे ऊपर मिलेगा। तो अगर मुझे ग्राफ ऊपर मिल रहा है तो मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ ना कि उन पे y की वैल्यू पॉजिटिव आई। तो y की वैल्यू नेगेटिव कब आई होगी, जब मुझे ग्राफ नीचे दिखेगा, और ग्राफ मुझे नीचे तब दिखता है जब मैं x की वैल्यू अल्फा बीटा के बीच में लेता हूँ। तो वो नेगेटिव तब आएगा जब मैं वैल्यू को अल्फा बीटा के बीच में लूंगा, और ये पॉजिटिव तब आएगा जब मैं x की वैल्यू -इंफिनिटी टू अल्फा यूनियन बीटा टू इंफिनिटी लूँ। तो रूट्स निकाल के मैं बता सकता हूँ, रूट्स निकाल के बता सकता हूँ। जैसे मान लो रूट्स आए हैं 2 और 3, तो मैं ये बोल सकता हूँ 2 और 3 के बीच में y की वैल्यू नेगेटिव आएगी, कोई भी पॉइंट रख के देख लो। और 2 और 3 के बाहर का कोई भी पॉइंट रखोगे तो वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, ग्राफ से शो हो रहा है।
और जीरो कब आएगी वैल्यू, जीरो तब आएगी जब एक्स को हम एग्जैक्टली अल्फा एंड बीटा ले लेंगे। ठीक है, और कर देता हूँ उसको, या तो अल्फा लेंगे या तो फिर बीटा लेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई क्या, ये बताओ। ये एक केस लिया है मैंने, आ गई समझ में तो नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने। मेरी साइड से ये सब रफ वर्क चल रहा है, आप अपने हिसाब से नोट करते रहना। अगर आप जिसको जो भी जरूरत लगती है तो आप अपने हिसाब से नोट करते रहना। केस नंबर 1 समझ में आया फिर सबको? अभी भी वॉइस का प्रॉब्लम है? नहीं, अब तो नहीं होना चाहिए वॉइस का प्रॉब्लम। अब तो मैं स्लोली स्लोली भी बोल रहा हूँ, और अब तो मैं ईयरफोन भी लगा रहा हूँ। अभिषेक, मुझे लगता है आपके नेटवर्क में इशू है दोस्तों। हाँ, टेस्ट कब है आपका? टेस्ट इस संडे तो नहीं है ना? नहीं, टेस्ट इस संडे नहीं है आपका, नेक्स्ट संडे आएगा टेस्ट। तब तक क्वाड्रेटिक हो जाएगा, आप प्लान में देखो। तब तक क्वाड्रेटिक अपना खत्म हो रहा है, ट्यूसडे को, मंडे ट्यूसडे को खत्म हो रहा है, फिर डिस्कशन विद डिस्कशन ट्यूसडे को अपना क्वाड्रेटिक खत्म हो रहा है। तो आपके टेस्ट में क्वाड्रेटिक तक सब कुछ आएगा। तो क्वाड्रेटिक से पहले जो भी पढ़ रखा है आपने, आपको क्वाड्रेटिक में सब पूछा जाएगा। किसी भी चैप्टर का कितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नहीं, इस संडे को नहीं है ना आपका टेस्ट, एक बार कंफर्म कर। सर एमएन का टेस्ट ये संडे नहीं है ना, 18। हाँ, ये संडे नहीं है आपका टेस्ट, 18 को है आपका टेस्ट। तो 18 तक हमारा क्वाड्रेटिक फिनिश हो रहा है, तो अब तो क्वाड्रेटिक आपके सिलेबस में आएगा। कोई ऐसा नहीं बोल सकता है कि सर पीछे का हम भूल गए हैं, बिल्कुल भूल नहीं सकता, ये अलाउ नहीं है। मैंने जो भी पढ़ाया है वो आप भूल नहीं सकते, ये अलाउ नहीं किया जाएगा। चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लेते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 में हम ए को नेगेटिव ले लेते हैं और डी को पॉजिटिव ले लेते हैं। इसके बेसिस पे मैं ग्राफ बनाऊंगा। ये मैं पहले डिस्कशन कर चुका हूँ। 2 बार एक्स एक्सिस को कट करेगा, और ए नेगेटिव है तो ये नीचे जाएगा ग्राफ। ये अल्फा बीटा इसके रूट्स हो गए। ठीक है, तो अब मैं क्लियरली बता सकता हूँ ये पॉजिटिव कहाँ पे है। पॉजिटिव है जब एक्स की वैल्यू अल्फा बीटा के बीच में ली जाती है, क्योंकि अल्फा बीटा के बीच में ही ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है। जो एक्स एक्सिस के ऊपर में ही वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ये हम बचपन से जानते हैं। एक्स एक्सिस के ऊपर ही वाई पॉजिटिव होता है और नीचे वाई नेगेटिव होता है, तो हम ये जानते हैं ऑलरेडी। तो अगर ऊपर है एक्स एक्सिस के तो पॉजिटिव है वाई, और नीचे है तो वाई नेगेटिव है। तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, ऊपर वाली साइड में है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, वाई पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब वाई नेगेटिव कब आएगा? देखो, नेगेटिव के लिए एक्स एक्सिस के नीचे दिखना चाहिए ग्राफ, तो ये देखो नीचे दिख रहा है। तो ये सिचुएशन कहाँ पे है? बीटा के आगे है और ये अल्फा के लेफ्ट में है। तो हम ये बोल सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू अल्फा
यूनियन बीटा टू इंफिनिटी, ठीक है। और जीरो कहाँ पे आएगा, अगर हम एक्स को अल्फा या फिर बीटा ले लेते हैं, ठीक है। आई थिंक फर्स्ट वाला केस अगर आपको समझ में आया, किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई, तो सेकंड वाला भी फिर समझ में आना चाहिए आपको। तो मैं यहाँ पे ये डिस्कस कर रहा हूँ, ग्राफ देख के हम ये कैसे बताते हैं कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है या जीरो। जीरो है मतलब वो ग्राफ हमें एक्स एक्सिस पे दिखना चाहिए, यहाँ पे और यहाँ पे। पॉजिटिव है मतलब वो एक्स एक्सिस के ऊपर दिखना चाहिए, और नेगेटिव है मतलब एक्स एक्सिस के नीचे वाली साइड में दिखना चाहिए। ये नीचे वाली साइड है, ये नेगेटिव वाली साइड है, ये ऊपर वाली साइड है, ये पॉजिटिव वाली साइड है, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा सबको। ओके, वेरी गुड। तो आप लोग कंटिन्यू मेरे साथ लिंक बना के रखना पूरे लेक्चर में आज के में, क्योंकि अभी हम थोड़ा और डेप्थ में जाने वाले हैं। जैसे जैसे हम डेप्थ में घुसते जाएंगे, कुछ लोगों के ऊपर से जाने लग जाएगा, और फिर वो मुझे बाहर निकलने के लिए कहेंगे, सर एक बार बाहर निकलिए, तो मैं बाहर निकल नहीं पाऊंगा फिर। जैसे आपने देखा था ना, अगर आपने महाभारत देखी हो, तो आपने देखा था अभिमन्यु, उसने क्या बोला था, हमें अंदर जाना तो आता, बाहर निकलना नहीं आता। और अंदर जाने के बाद बाहर निकलना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो एक बार आप चक्रव्यूह में घुस जाएंगे तो बाहर निकलना पॉसिबल नहीं होता फिर। 12th मेंस में कितने परसेंट मार्क्स थे? उसने एक ही एग्जाम दिया था, जनवरी वाला, ये वाला नहीं दिया था उसने। उसमें थे उसके, वही उसका फाइनल हो गया फिर 99.89, मतलब ऑलमोस्ट 99.9 था। उसकी रैंक कितनी आई है मेंस में, कितनी रैंक है मधुर की रैंक 11, उसकी रैंक आई है ऑलमोस्ट 1190 के आसपास कुछ तो आई, अप्रोक्स में बता रहा हूँ एग्जैक्ट। हाँ, ऑलमोस्ट दोनों में सेम ही आई है उसकी मेंस और एडवांस। 12th बोर्ड में तो उसके मैथ में 100 मार्क्स थे, मैथमेटिक्स में। ओवरऑल शायद उसका 90% के अप्रोक्स है, 90% के अप्रोक्स है, 90 नहीं है, और कुछ अप्रोक्स में है, थोड़ा सा कम है उसका 12th में मार्क्स। और मैथ्स में उसके 100 मार्क्स है। मैथ्स में इस बार 5-6 बच्चों के तो 100 आउट ऑफ 100 आए। बोर्ड के मार्क्स का और आईआईटी का कुछ है क्या लेना देना? नहीं, एज सच तो कोई लेना देना नहीं है बोर्ड के मार्क्स का, पर थोड़ा सा लेना देना है कि आईआईटी ने ये रखा है कि आपको आईआईटी, एनआईटी और शायद ट्रिपल आईटी, ये 3 टाइप के कॉलेज में अगर एडमिशन लेना है, तो इन 3 टाइप के कॉलेजेस ने एक क्राइटेरिया रखा है कि कितना आना चाहिए आपका, 75% आना चाहिए। या फिर दो ऑप्शन है एक्चुअली वो, कि 75% आना चाहिए या फिर 20 परसेंटाइल में आना चाहिए। अब ये परसेंट नहीं है, टॉप 20 परसेंटाइल, टॉप 20 परसेंटाइल, ये आप समझ सकते शायद टॉप 20 परसेंटाइल क्या होता है। मतलब आपका जो पर्टिकुलर बोर्ड है, जैसे आप महाराष्ट्र बोर्ड से एग्जाम दे रहे हो, तो महाराष्ट्र बोर्ड के 100 बच्चों ने अगर एग्जाम दिया है, तो टॉप 20 में आपका नाम होना चाहिए। ऐसे कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, उतने का टॉप 20 में मार्क्स का आपका नंबर होना चाहिए। जो आपकी बोर्ड की लिस्ट आएगी, उसमें जैसे 1000 बच्चों ने पेपर दिया है, तो उसका 20% कितना हो गया, वो 20% निकालो, मतलब 200, तो ऊपर के 200 बच्चों में आपका नाम होना चाहिए आपके पर्टिकुलर बोर्ड में। एक तो ये है, और एक ये है, दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया आपका फुलफिल होना चाहिए, और लगाया नहीं, एंड नहीं, और दोनों में से कोई एक भी क्राइटेरिया अगर आपका फुलफिल है, तो आप इन 3 कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। ये कॉलेजेस वालों ने ये
कंडीशन लगाइए। बाकी आईआईटी का और इसका कोई लेना देना नहीं है 12th का। ठीक है, चलो ये आप समझ गए हो। बाकी बीच बीच में भी आप डिस्कशन करते रहोगे जब तक बच्चे नोट करेंगे। ओके, तो ये आपने नोट कर लिया। फिर तो केस नंबर 1 हमने समझ लिया, केस 1 और केस 2, ये दो समझ लिए हमने, जिसमें अब तक किसी को कोई डाउट नहीं है। और अब हम चक्रव्यूह में अंदर जाने वाले हैं, तो आप लोग थोड़ा पेशेंस रखना। और तो इसमें मैंने कंडीशन ली थी कि a ग्रेटर देन 0 है। अगर मैं गलत लिखूं तो बता देना। इसमें मैंने कंडीशन ली थी कि a लेस देन 0 है। इसमें मैंने कंडीशन ली थी, ये छोड़ दे, इसको मैं, क्योंकि दोनों में सेम कंडीशन थी तो एक साथ लिखता हूँ। इसमें एक कॉमन कंडीशन थी d ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो अब हम आगे बात करते हैं। तो दोनों केस को मैं कंबाइन कर रहा हूँ इसके बेसिस पे, एक ब्रिज बना दिया मैंने दोनों में, और दोनों को एक साथ ला रहे हैं क्योंकि दोनों में ये कंडीशन तो सेम है कि d ग्रेटर देन 0 है। मतलब d ग्रेटर देन 0 से कैसा होता है, d ग्रेटर देन 0 होने से आप अपवर्ड पैराबोला बनाओ या डाउनवर्ड पैराबोला बनाओ, वो दो बार एक्स एक्सिस को जरूर कट करेगा। मतलब ये तो सिर्फ उसका शेप बताने के लिए है कि वो ऊपर की तरफ ओपन होगा कि नीचे की तरफ ओपन होगा, उससे पॉजिटिव नेगेटिव पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो पॉजिटिव नेगेटिव पे जो फर्क पड़ता है वो डी की वजह से पड़ता है। समझ पा रहे हो? क्योंकि अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो वो एक्स एक्सिस को दो बार कट जरूर करेगा, और जब वो एक्स एक्सिस को दो बार कट करता है तो फिर वो अपर साइड और लोअर साइड दो पार्टीशन बनते हैं। ठीक है, तो दोनों पार्टीशन इसमें भी आए थे और इसमें भी आए थे। यहाँ पर एक चीज जरूर थी कि इसमें नेगेटिव कब आ रहा था। अगर मैं नेगेटिव वाला लिखूं, है यहाँ पे लिखता हूँ, चलो नेगेटिव y की वैल्यू की बात करता हूँ मैं, नेगेटिव, पॉजिटिव और 0। ठीक है, तो थोड़ा सा बस ये इशू था क्योंकि वो अपवर्ड नेगेटिव होने से ये नेगेटिव कब आ रहा था, ये नेगेटिव आ रहा था आउटसाइड द रूट्स। आप चेक कर लेना अगर मैं सही लिख रहा हूँ, आउटसाइड रूट्स। एक्स की वैल्यू जब हम रूट्स के बाहर की ले रहे थे तब, शायद मैं उल्टा नहीं लिख रहा हूँ। और ये था इनसाइड रूट्स, अगर एक्स की वैल्यू हम रूट्स के अंदर लेते हैं। ठीक है, पॉजिटिव कब आ रहा था, ये आ रहा था आउटसाइड के लिए, आउटसाइड, और ये आ रहा था इनसाइड के लिए, इनसाइड रूट्स। और 0 तो कब आ रहा था, 0 तो आ रहा था एट रूट्स। ठीक है, ये सही लिखा है क्या मैंने, एक बार बोलो। जे स्टडी अच्छा हुआ तो 12th अच्छा है जाता है। ठीक है, इस पे भी बात करेंगे। अभी पहले मैं ये कंप्लीट कर दूं। तो ये मैंने सही लिखा है, ये यहाँ तक क्लियर है। अच्छा देखो, ये क्या बात हुई कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब रूट्स के अंदर की बात करते हैं हम, अब मैं यहाँ पे क्या बात करता हूँ, मतलब ये दोनों केस को कंबाइन करके मैं एक साथ एक कंडीशन बना रहा हूँ, और मैं ये बोल रहा हूँ जब d ग्रेटर देन 0 होगा तब ये आता ही आता है, a कुछ भी होता है। ठीक है, अभी तो देखो अलग अलग है। अगर मुझे बताया जाए कि डी पॉजिटिव है तो मुझे सिर्फ ये पता चलेगा कि एक्स एक्सिस को दो बार कट करा जाए। ठीक है, चलो, तो अब उसमें रूट्स के अंदर नेगेटिव आता है और यहाँ पे रूट्स के अंदर पॉजिटिव आता है। मतलब मैं सिर्फ ये बोलूं कि इनसाइड रूट्स, इनसाइड रूट्स, मैं सिर्फ इतना बोलूं इनसाइड रूट्स, बोलो रूट्स के अंदर क्या होता है। तो फिर आप मुझसे ये कहोगे सर पहले ए बताओ, क्योंकि यहाँ अलग आंसर है और यहाँ अलग आंसर है। अगर मैंने बोला कि ए पॉजिटिव है चलो, तो आप कहोगे सर नेगेटिव होता है वाई का वैल्यू, वाई बोल दो या उसको एफ एक्स बोल दो, पी एक्स बोल दो, कुछ भी बोल दो। कहीं कहीं एफ एक्स रहता है, पॉलिनोमियल को एफ एक्स बोलते हैं, कहीं कहीं पी एक्स बोलते हैं, वाई तो बोलते ही है, चलो वो तो होता ही है, इनपुट आउटपुट के लिए वाई। तो अब आप कहोगे कि पॉजिटिव है,
अगर मैंने बोला ए नेगेटिव है तो आप कह दोगे पॉजिटिव है, मैंने बोला ए पॉजिटिव है तो आप कहोगे नेगेटिव है। तो मुझे ए बताना पड़ेगा, लेकिन अब मैं ऐसा जुगाड़ कर रहा हूँ कि मैं ए बताऊंगा ही नहीं। तो देखो, अगर मैं आपको ए पॉजिटिव बोलता हूँ तो आप मुझे आंसर बोलते हो नेगेटिव। मतलब मैंने ए पॉजिटिव बोला तो आपने बोला नेगेटिव, मैंने ए नेगेटिव बोला तो आपने बोला पॉजिटिव। मतलब मुझे ये कंक्लूजन समझ में आ गया है कि मैं अगर पॉजिटिव बोलूंगा तो आप नेगेटिव बोलोगे, और मैं अगर नेगेटिव बोलूंगा तो आप पॉजिटिव बोलोगे। तो मैं आपसे पूछूंगा क्यों? मुझे तो समझ ही आ गया है कि मेरे बोलने पे आप आंसर बोलोगे, और आपने भी ये याद कर लिया है। सर पूछो आप इनसाइड का पूछ लो, सर कुछ भी पूछ लो। तो मैं कहूंगा ए पॉजिटिव है तो आप कहोगे वाई नेगेटिव, मैं कहूंगा ए नेगेटिव आप कहोगे वाई पॉजिटिव। मतलब ये तो फिर ऐसा हो गया, मतलब सिंपल सा टास्क हो गया। मैं जो बोलूँ आपको उसका उल्टा बोलना है, ठीक है? बात ही खत्म कर देते हैं, ना मैं बोलूंगा ना आप बोलो। मैं ए और वाई का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, वाई बोलो या एफ एक्स बोलो, मैं इनका मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब बोलो। तो अब आप मुझसे ये कहोगे सर इसमें से एक चीज आप बोलो एक चीज हम बोलेंगे। मैं बोलूंगा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तो आप बोलोगे सर हमें भी बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें से एक चीज पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। अगर ए को पॉजिटिव रखोगे तो ये नेगेटिव होता है, और अगर इसको नेगेटिव रखोगे तो ये पॉजिटिव होता है। तो मैं तो कहूंगा मैं इन दोनों के प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। तो अब आप फंस जाओगे। अब आप कहोगे सर ठीक है चलो, अब आपने फंसा ही दिया है तो चलो सर ऐसा मान लेते हैं इनका प्रोडक्ट तो नेगेटिव ही होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ठीक है सर चलो आपकी मान लेते हैं, तो इनका प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव आएगा। तो मुझे यहाँ से ये पता चला कि अगर डी पॉजिटिव हो जाता है तो रूट्स के अंदर ये नेगेटिव आता है। तो इससे मुझे ये पता चला कि ए पॉजिटिव है, क्योंकि किसी के प्रोडक्ट को नेगेटिव होने के लिए एक ही कंडीशन होती है कि एक नंबर नेगेटिव होना चाहिए और एक नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर मैं सिर्फ इसे याद कर लेता हूं तो मुझे सब याद हो गया। समझ रहे हो आप? मैंने ये याद कर लिया है कि ए और वाई का प्रोडक्ट नेगेटिव होता है। तो अब आप समझ गए कि इसमें एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो आप फटाफट देख लोगे, अच्छा ए पॉजिटिव दिया ठीक है चलो वाई नेगेटिव हो गया। आप कहो नहीं नहीं ए नेगेटिव दिया, आप कह दो ठीक है सर वाई पॉजिटिव हो गया, क्योंकि आपने ये याद कर लिया है ना कि इनका प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है। तो अब आप सोचोगे सर ये सिर्फ इनसाइड द रूट्स क्यों, आउटसाइड रूट्स में भी तो यही कहानी थी। देखो चेक कर लेते हैं क्या यही कहानी थी सच में आउटसाइड रूट में। चलो आउटसाइड रूट्स की बात करते हैं। चलो आउटसाइड रूट्स इसकी बात करते हैं, क्या यही कहानी थी? आउटसाइड रूट्स में मैं बोलूंगा कि वाई बताओ, तो आप कहोगे सर पहले ए बताओ। चलो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा ए पॉजिटिव, तो आप यहां से देख के बताओगे सर वाई पॉजिटिव। मैंने कहा ए नेगेटिव, तो आप कहोगे वाई नेगेटिव। कहानी ये तो नहीं थी, पर कहानी उल्टी थी। वो उल्टी क्या थी कि जो आंसर मैं बोल रहा हूँ वही आप बोल रहे हो। मैंने बोला ए पॉजिटिव तो आप बोल रहे हो सर वाई भी पॉजिटिव। मैंने बोला ए नेगेटिव तो आप बोल रहे हो सर वाई भी नेगेटिव। तो आपने फिर कंक्लूजन याद कर लिया आपका, समझ गए सर आप, हमारे और आपके आंसर सेम आ रहे हैं। तो मैंने कहा फिर इसका प्रोडक्ट, तो आपने कहा पॉजिटिव। तो इससे आपको ये समझ में आ गया जो ए का साइन होगा वही वाई का साइन होगा, क्योंकि इनका प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है। डिपेंड तो अभी भी ये ए पे ही कर रहा है, पर मैंने स्टेप से याद कर लिया कि ए और वाई का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आने का मतलब होता है कि एक नंबर नेगेटिव है तो दूसरा भी नेगेटिव होगा, और एक पॉजिटिव है तो दूसरा भी पॉजिटिव होगा। और नेगेटिव आने का मतलब होता है कि दोनों नंबर में से एक नंबर नेगेटिव होगा और एक नंबर पॉजिटिव होगा। आई थिंक ये कंक्लूजन सबको समझ में आ गया होगा। मैंने एक एक चीज को चार चार पांच पांच बार बोला है और बहुत टाइम लेके बोला है, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा ये कंक्लूजन। और ये कंक्लूजन हमने सिर्फ तभी निकाला है जब डी हमारा पॉजिटिव है। सर पर ए पॉजिटिव तो वाई कैसे निकालें? कैसे निकालें ये लिखा है ना, हम पिछली स्लाइड में निकाल चुके हैं ऑलरेडी। पिछली दो स्लाइड्स में हम यही कर रहे थे। वो जो किया है वो यहाँ पे मैंने कंक्लूजन लिखा है, और आपसे मैंने पहले चेक भी करवाया था कि क्लियर कर दो। तो अथर्व ने बोला भी था यस, और आपने भी बोला था यस करेक्ट।
पिछली 2 स्लाइड्स का कंक्लूजन है। तो पिछली 2 स्लाइड्स में हम निकाल चुके हैं y ऑलरेडी, अब हम फिर से क्यों निकालेंगे? तो देखो a पॉजिटिव है तो इनसाइड द रूट्स y तो नेगेटिव है, ये हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। अब तो हम कंक्लूजन बना रहे हैं ना। तो चक्रव्यूह में अब हम अंदर घुस चुके हैं, अब हम वापस बाहर नहीं आएंगे। y कैसे निकालना ये हम पहले सीख चुके हैं। अब तो y आ चुका है, अब तो हम अंदर जा चुके हैं। इसलिए अगर आपको प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है, तो आपको बाहर जाना पड़ेगा, पिछली स्लाइड्स में वापस जाना पड़ेगा। मैं वापस नहीं जा पाऊंगा। तो किसी को डाउट आता है अपना पेज पलट के पीछे देखो। अभी हम इससे और अंदर जाने वाले हैं। इसमें प्रॉब्लम यही होता है, आप लिखते भी रहो सुनते भी रहो, जब हम बिल्कुल अंदर चले जाएंगे ना, जैसे अभिमन्यु बिल्कुल अंदर चला गया था चक्रव्यूह के, 6 गेट उसने तोड़ दिए थे, अगर आपने स्टोरी सुनी हो तो। 7वें गेट पे जाके वो फंस गया था, क्योंकि वही सबसे खतरनाक था। वो तोड़ने के बाद तो पूरा चक्रव्यूह ही खत्म हो जाता। तो जब हम बिल्कुल अंदर चले जाएंगे 7वें गेट के अंदर, तो वो टूट नहीं पाएगा फिर। और फिर आप लोग कहोगे सर अब तो हम फंस चुके हैं, सर एक काम करते हैं टॉपिक हम छोड़ देते हैं, इसके बिना ही हम आईआईटी में पढ़ने जाएंगे। तो बहुत सारे बच्चे यही करते हैं, फिर फंसने के बाद, चक्रव्यूह में फंसने के बाद बोलते हैं सर ये लोकेशन ऑफ रूट्स वाला टॉपिक हम छोड़ के जाएंगे एग्जाम में। सारे बच्चे नहीं छोड़ के जाते, पर बहुत सारे बच्चे छोड़ के जाते हैं। इसीलिए मैं बोला पूरा कंसंट्रेशन के साथ अगर आप लिंक में रहे तो आप समझ सकते हो, एक उम्मीद हो सकती है कि आप समझ सकते हो। अभी इस कंक्लूजन का मैं आगे यूज करूंगा, तब फिर आप कंफ्यूज होगे। ठीक है, आप इसको नोट करते रहो। देखो जो आप जेई की स्टडी कर रहे हो ना, ये क्या पढ़ रहे हो आप? क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हो, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक ही चैप्टर होता है मान लो बोर्ड में, तब आईआईटी के सारे चैप्टर तो इसमें नहीं होते बोर्ड के सिलेबस में, पर कुछ चैप्टर तो होते हैं ना बोर्ड के सिलेबस में। तो वो चैप्टर आपने आईआईटी लेवल का पढ़ा है, तो बोर्ड में तो बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएगा उसका। बस बोर्ड में क्या रहता है, स्टेप बाय स्टेप करके दिखाना पड़ता है, तो आप स्टेप बाय स्टेप लिख के दिखा दो ना उसको। तो जब हम बोर्ड वाले टॉपिक्स पढ़ते हैं तो मैं थोड़ा अलग टाइप से पढ़ाता हूँ बोर्ड के टॉपिक, उसमें थोड़ा सब्जेक्टिव टाइप से पढ़ाता हूँ मैं, ताकि आपको स्टेप्स भी साथ साथ में समझ में आते रहें। जब मैं बिना बोर्ड वाले चैप्टर पढ़ाता हूँ, जैसे क्वाड्रेटिक बोर्ड का चैप्टर नहीं है ये, तो ये सब जब मैं पढ़ाता हूँ तो उसमें सब्जेक्टिव अप्रोच नहीं रहता मेरा, क्योंकि ये आपको बोर्ड में लिख के नहीं आना है। तो बोर्ड में थोड़ा सा लिखने वाला होता है सब्जेक्टिव, और सिंपल क्वेश्चन आता है, बहुत ही सिंपल, मतलब 0 लेवल का मान सकते हो, पर उसको स्टेप बाय स्टेप लिख के दिखाना पड़ता है। बस ये फर्क होता है बोर्ड में। चलो, मधुर ने क्या किया? मधुर ने पढ़ाई की बस, और उसके अलावा कुछ भी नहीं किया। ये पूछो आप मधुर ने क्या नहीं किया, ऐसा पूछो, तो फिर मैं बताऊंगा उसने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ पढ़ाई की। आपको मतलब पढ़ाई के अलावा और क्या काम होते हैं? बहुत सारे काम होते हैं ना पढ़ाई के अलावा। मोबाइल पे गेम खेलना है, वीडियो गेम खेलना है, टीवी देखना है, दोस्तों के साथ बातें करना है, दोस्तों के साथ घूमने जाना है, मूवी देखने जाना है, दुनिया के 100 काम होते हैं ना। कुछ बच्चों ने तो मुझे बताया कि हमारे माँ बाप हमको घर घर का भी काम दे देते हैं, बेटा सब्जी लेके आओ, दूध लेके आओ, फिर घर में भी कुछ काम लगा देते हैं, बेटा ये साफ सफाई कर दो, तो बहुत मुश्किल है। तो फिर मुझे कई बार तो पेरेंट्स के साथ काउंसलिंग करना पड़ता है। मैंने लिटरली पेरेंट्स को बिठा के काउंसलिंग की है, यहाँ का मुझे सिस्टम ही नहीं समझ में आता। मैंने पेरेंट्स को बुलवाया और पेरेंट्स की काउंसलिंग की, तो पेरेंट्स को समझ में आया सर आईआईटी इतना डिफिकल्ट होता है क्या? मैंने कहा आपने सुना कभी आईआईटी के बारे में? सुना तो नहीं हमने, बच्ची ने बोला आईआईटी की तैयारी करनी है, तो हमने भेज दिया उसको अकेडमी। मैंने कहा आईआईटी बहुत डिफिकल्ट होता है, तब उनको समझ में आया। फिर उन्होंने बच्चे की रिस्पेक्ट करना चालू किया, नहीं नहीं बेटा तुम पढ़ो सिर्फ, और कुछ मत करो, तुमको जो चाहिए सब हम ला के देंगे। तो इतना तक होता है, पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करनी पड़ती है मुझे। कई बार तो पेरेंट्स छुट्टियों के लिए अपना प्रोग्राम बना लेते हैं और टिकट विकेट कर लेते हैं। एक पेरेंट का तो मैंने टिकट कैंसिल करवाया काउंसलिंग करके, वो 10 दिन की छुट्टियों पे जा रहे थे और बच्चे को भी लेके जा रहे थे। फिर मैंने बहुत समझाया और अपने सामने बिठा के टिकट कैंसिल करवाया उनका।
तब जाके उन्हें समझ में आया नहीं नहीं बच्चे की पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी है, घूमना फिरना तो बाद में लगा रहेगा। तो ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। चलो चलो, मधुर के साथ ये सब प्रॉब्लम नहीं थी, उसके पेरेंट्स बहुत थे तो ये सब प्रॉब्लम नहीं आई, पर किसी किसी स्टूडेंट के साथ ये भी प्रॉब्लम आती है, तो कोई बात नहीं, ये सब भी चलता रहता है। चलो, लोकेशन ऑफ रूट्स आएगा अभी, आने वाला है, जब हम 6 गेट तोड़ के अंदर घुस जाएंगे चक्रव्यूह में तब आएगा लोकेशन ऑफ रूट्स। चलो, आई थिंक ये नोट कर लिया होगा, इनफ टाइम दे दिया मैंने आपको। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? हम थोड़ा स्लो स्लो अंदर जा रहे हैं ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए। क्या बताऊं मैं? क्वाड्रेटिक लोकेशन ऑफ रूट्स का, लोकेशन ऑफ रूट्स का क्या किया मधुर ने? क्या किया? उस जो मैंने समझाया उसको ठीक से समझा उसने, और क्या उसके बाद उसने प्रैक्टिस की बहुत सारी। मेन इंपॉर्टेंट तो प्रैक्टिस है। तो जो मैंने समझाया उसको ध्यान से समझा उसने, एक भी क्लास मिस नहीं की, और ध्यान से समझने के बाद उसने बहुत सारी प्रैक्टिस भी की। जो मैंने प्रैक्टिस करने को दिया वो प्रैक्टिस किया, उसके अलावा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी किया उसने, और तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि समझ नहीं आ गया था। बस यही है। अगर आप चाहो तो क्या नहीं कर सकते, इतना कोई डिफिकल्ट थोड़ी होता है कोई चीज। चलो, अभी तक हमने कंक्लूजन निकाल लिया है ए डॉट एफ एक्स से रिलेटेड। चलो, अब हम दूसरा केस ले रहे हैं। सर, आप कौन सी बुक में से सिखाते हो हमें डेली? मैं किसी बुक में से नहीं सिखाता आपको, मेरे पास मेरे नोट्स हैं जो सब जगह से मिक्स करके बनाए गए हैं। सब जगह से मतलब, जब मैं पढ़ाई करता था मेरे टीचर्स ने सिखाया, जब मैं पढ़ता था तब मैंने खुद का कुछ जो बनाया, फिर आपकी जो अच्छी अच्छी बुक्स हैं उनमें से फिर मैंने पढ़ाने के लिए पढ़ा। तो ऐसा कर करके सब जगह से कट शॉर्ट करके मेरे नोट्स हैं वहां से सिखाता हूँ आपको। तो इसीलिए मुझे पता है सिंगेज सबसे बेस्ट बुक है, क्योंकि मैंने बहुत सारे बुक्स को रेफर किया है। तो इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ सिंगेज सबसे बेस्ट बुक है आपकी प्रैक्टिस के लिए। मैंने बहुत सर्च किया पर नहीं मिला। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ, आपको बहुत सारी चीजें मेरी पढ़ाई हुई किसी बुक में नहीं मिलेंगी, दुनिया की किसी बुक में नहीं मिलेगी। बहुत सारी ट्रिक्स मेरी खुद की बनाई हुई हैं। मैंने आपको कई ट्रिक बताते समय ये भी बोला था कि ये मेरी खुद की बनाई हुई ट्रिक है, ये आपको दुनिया की किसी बुक में नहीं मिलेगा। फिर तो सब कुछ आप बुक में से ही पढ़ लोगे तो टीचर का तो इम्पोर्टेंस ही नहीं रह जाएगा। और इम्पोर्टेंस रहता है ना टीचर का, हमारे लिए भी हमारे टीचर का इम्पोर्टेंस था। ऐसे थोड़ी बुक में से सब समझ में आ जाएगा, बुक में से समझ में नहीं आता। चलो, ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बहुत सारी ट्रिक आपको वो सिखाई थी जो मैंने खुद की बनाई हुई है, मुझे मेरे टीचर्स ने भी नहीं बताई, किसी बुक में भी नहीं मिली, मैंने खुद बनाई थी, आपको बताया भी था मैंने तब। चलो, फिर यहाँ पे आ जाते हैं। ऐसा नहीं है सारी ट्रिक मेरी ही रहती है, कुछ मैंने मेरे टीचर से सीखी है, कुछ मैंने बुक्स में से पढ़ी है, और कुछ मैंने खुद भी बनाई है। तो कुछ कुछ आपको कहीं नहीं मिलेगा। चलो, यहाँ पे देखते हैं। तो d लेस देन जीरो पे आ जाते हैं। तो d लेस देन जीरो पे क्या सिचुएशन रहेगा, ध्यान से देखना। अब आप, अगर आपको पिछला केस समझ में आ गया है तो उसी लॉजिक से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा कभी भी, ठीक है? दोनों केस बनाता हूं मैं यहाँ पे। ये क्योंकि d लेस देन जीरो है तो ये कभी भी कट नहीं करेगा। इसको मैं अलग अलग स्लाइड करके नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट इसी में कंबाइन करके दिखा रहा हूँ। तो ये मैंने बनाया है जब a पॉजिटिव था, और ये मैंने बनाया है जब a नेगेटिव था। ठीक है, अब ध्यान से देखना। अब हम y के साइन की बात कर रहे हैं, y या फिर fx, ठीक है? तो दोनों ही केस में देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो कि y पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव के लिए पहले लिख लेते हैं, फिर हम निगेटिव के लिए लिखेंगे, और फिर हम, अच्छा, जीरो के लिए तो मैं नहीं लिखता, छोड़ देता हूँ, या फिर चलो लिख लेते हैं। जीरो तो कब होता है? रूट्स पे होता है। तो यहाँ पे देखो जीरो, ये नेवर, कभी नहीं होगा। क्योंकि ये जीरो क्यों नहीं होगा? ये तो हम रियल की बात कर रहे हैं। अच्छा, आप ये ध्यान से समझना, हम रियल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि एक्स एक्सिस पे हम वो नंबर प्लॉट करना चाह रहे हैं। तो एक्स एक्सिस पे ऐसा कोई नंबर नहीं है, या एक्स की ऐसी कोई रियल वैल्यू नहीं है जो इस एक्सप्रेशन को या वाई को जीरो करेगी, क्योंकि डी नेगेटिव है यहाँ पे। हम अभी इमेजनरी कंसेप्ट में नहीं जा रहे हैं। तो अब हम नेगेटिव की बात कर लेते हैं। ये वाला नेगेटिव होगा ही नहीं, क्योंकि पूरा ग्राफ मुझे ऊपर दिख रहा है, एक्स एक्सिस के पूरा ग्राफ ऊपर है, तो ये नेगेटिव नहीं होगा कभी भी, नेवर। ये नेगेटिव होगा, यस, ऑलवेज। चलो,
पॉजिटिव पे आ जाते हैं, ये पॉजिटिव होगा नेवर, कभी नहीं, ये वाला पॉजिटिव होगा हमेशा ही पॉजिटिव है, क्योंकि ये पूरा ग्राफ। तो अब मैं फिर से कंक्लूजन पे आया, पर जब मैं कंक्लूजन बनाने जा रहा था तो मुझे ये पता चला कि यहाँ तो कंक्लूजन बनाना बहुत ही सिंपल है, यहाँ तो कोई पार्टीशन है ही नहीं, क्योंकि ये तो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करता। तो अच्छा चलो अब हम एक काम कर लेते हैं। तो फिर मैंने सोचा कैसे बनाया जाए, तो फिर मैंने ये सोचा कि जब ए पॉजिटिव होता है तब ये पॉजिटिव आता है, निगेटिव नहीं आता, जीरो बिल्कुल नहीं आता, ए पॉजिटिव होने पे सिर्फ ये पॉजिटिव आता है। कब आता है बोले हमेशा ही आता है, कोई भी पॉइंट रख के देखो। चलो इधर फिर मैंने बात की, ए नेगेटिव है तो ये सिर्फ नेगेटिव आता है, पॉजिटिव नहीं आता, जीरो नहीं आता। तो नेगेटिव नेगेटिव आता है, पॉजिटिव पे पॉजिटिव आता है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ऑलवेज। नेगेटिव पे नेगेटिव है, पॉजिटिव पे पॉजिटिव है, तो मैं बोल सकता हूँ ऑलवेज ए डॉट एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि सेम साइन है, नेगेटिव पे नेगेटिव, पॉजिटिव पे पॉजिटिव। अगर आपको पिछला वाला कंक्लूजन समझ में आया है तो ये भी समझ में आ जाना चाहिए। डाउट होगा तो बताना मुझे, नहीं होगा डाउट तो नोट कर लो, आगे बढ़ेंगे फिर। तो ये सब भी मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, इतना डिटेल में आप सिंगेज में भी देखोगे तो नहीं लिखा रहेगा, उसमें डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं लोकेशन ऑफ रूट्स, और उसमें डायरेक्ट वो बता देते हैं लोकेशन ऑफ रूट्स में क्या, कि ये कंडीशन है, इस कंडीशन में ये आएगा, उसका वो कंडीशन आती कैसे है उसका एक्सप्लेनेशन आपको सिंगेज में पढ़ के भी नहीं समझ में आएगा, ये इतना जितना मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। हाँ तो सिर्फ ये है कि कंडीशन याद कर लो, और अगर कंडीशंस के बियॉन्ड अगर क्वेश्चन आया तो फिर आप फंस जाओगे, आपको समझ ही नहीं आएगा ये क्या चल रहा है। इसलिए लॉजिक पकड़ में आना बहुत जरूरी है, कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एडवांस में मिलेगा उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो है। यस मैंने बहुत सर्च किया पर नहीं मिला, सर्च वर्च मत करो, उसमें फालतू टाइम जाएगा आपका, वो कभी भी नहीं मिलेगा आपको। हाँ बहुत सारा मिल सकता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं मिलेगा, मतलब 80% मिल जाएगा आपको कहीं ना कहीं, 20% आपको कहीं नहीं मिलेगा। वो ऐसा होता है ना, देखो कुछ चीजें कैसी होती हैं, आप इसको लिखते भी रहो समझते भी रहो। कुछ चीजें कैसी होती हैं, जैसे मैं 6 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो कोई बच्चा मेरे पास डाउट लेके आया, तो मैंने उसमें कुछ किसी बुक का डाउट लेके आया, आप तो कोई भी बुक सॉल्व कर सकते हो, कुछ नहीं कह सकते। तो किसी बुक का मान लो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया और आप उसका डाउट लेके आए मेरे पास, अब मैं क्या करता हूँ फिर उसको सॉल्व करूंगा, तो कुछ दिमाग मैं लगाता हूँ और जिसने डाउट पूछा वो बच्चा भी मेरे साथ दिमाग लगा, जैसे मधुर है, मधुर ने कोई डाउट पूछा तो मैं भी उसमें दिमाग लगाऊंगा उस क्वेश्चन में, मधुर भी अपना दिमाग लगाएगा, तो हम दोनों के दिमाग लगाने से हो सकता है कुछ ऐसा कंसेप्ट निकल के आ जाए, कोई नया कोई शॉर्ट ट्रिक निकल के आ जाए, तो फिर वो सब भी मैं अपने नोट्स में नोट कर लेता हूँ। तो कई सारी ट्रिक्स ऐसे डिस्कशन के, बच्चों के डिस्कशन के साथ मेरे पास आई, तो वो भी मैं नोट कर लेता हूँ। तो अब वो मिक्स डिस्कशन के साथ या जो मिक्स ट्रिक है वो आपको कहाँ मिलेगी, कहीं भी नहीं मिलेगी, वो तो खुद डेवलप की हुई है, हमने डिस्कशन किया कुछ डेवलप हुआ। ए लेस देन जीरो के लिए मैं फर्स्ट पॉइंट क्या है, अभिषेक मुझे आपका डाउट नहीं समझा। ए लेस देन जीरो में के लाइन में फर्स्ट पॉइंट क्या है, नेवर है ये, तो ये तो नेवर लिखा है। ओके अच्छा ये पूछ रहे हो आप, अच्छा नेवर लिखा है ये, ओके अच्छा ये मैं बोला भी तो था नेवर लिखने से पहले, चलो ठीक है कोई बात नहीं, वो नेवर लिखा है, ये ऑलवेज लिखा है। ओके चलो नोट कर लिया। तो अभी आपको समझ आ रहा होगा, 4 ग्राफ हमने डिस्कस कर लिए हैं, तो 2 और बचे हैं, और 6 के बाद 7वां होता नहीं है। अभी तो ये मैं आपको समझा रहा हूँ, अभी इनका यूज करूंगा, जब यूज करूंगा तब प्रॉब्लम आएगी आपको, और नहीं आई तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो मजा आ जाएगा। तो एक और बच गया है, डी इक्वल्स टू जीरो। ओके ये फिर से गड़बड़ हुआ। नहीं ये क्या होता है, चलो एक और लाइन ड्रॉ करता हूँ। हाँ चलो ये ज्यादा अच्छा है।
चलो देखना जरा। अब d इक्वल्स टू 0 है तो ये क्या होगा, अल्फा बीटा एक ही जगह पे दिखेगा हमें और ये ग्राफ ऐसे जाएगा। ये हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। नहीं यार, फिर से अच्छा नहीं यार। कई बार ये फंस जाता है इसमें। चलो अच्छा है, ठीक। तो ये पॉइंट क्या है, ये इधर टच होगा ये। चलो ये पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा। टेढ़ा क्यों आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा सब कुछ टेढ़ा क्यों लिख रहा है। मिनट, अब शायद सही लिखेगा ये। ओके, तो ये हो गया पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा। अब देखो, मुझे लग रहा है इसमें भी वही सेम सिचुएशन है, पर इसमें हाँ एक सिचुएशन जरूर रहेगा। इसमें थोड़ा सा चेंज आया है, पिछले वाले केस से थोड़ा सा चेंज आया है। इसमें क्या है, a नेगेटिव है, हाँ इक्वल्स टू भी आ गया, और इसमें एक पॉजिटिव है। ओके, ये आप समझ गए। समझ गए तो नोट कर सकते हो। पिछला वाला जो केस हमने डिस्कस किया था उससे बस एक थोड़ा सा चेंज आएगा कि जीरो भी आ जाएगा। तो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। इसमें जीरो आएगा, बिल्कुल आएगा एट रूट्स, क्योंकि इसमें रूट्स आ रहे हैं। बस ये वाला पॉइंट चेंज हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अच्छा, ये पॉजिटिव होगा नेवर, ये नेगेटिव होगा बिल्कुल होगा, ऑलवेज नहीं, ऑलवेज तो नहीं बोल सकते। क्या बोलूं इसको, इसको आप लिख लो ऑलवेज एक्सेप्ट रूट्स। ठीक है, बाकी लोग भी समझ गए होंगे तो लिख लो ऑलवेज एक्सेप्ट रूट्स। इसमें ये पॉजिटिव रहेगा, ऑलवेज एक्सेप्ट रूट्स, एक्सेप्ट रूट्स। ये नेगेटिव कभी नहीं होगा। तो फाइनल कंक्लूजन में मुझे क्या मिला, ऑलवेज ए डॉट एफ एक्स या तो वो पॉजिटिव होगा या तो इक्वल्स टू भी लगाना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। जब हम एक्स को रूट्स ले लेंगे तो फिर वो जीरो भी हो सकता है, अदरवाइज वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ओके, तो आई थिंक आपको समझ आ रहा है। देखते हैं अभी आगे। वैसे यहाँ तक भी आपको समझ में आ गया तो काफी अच्छा है। फिर आईआईटी को आईटी ना क्यों हम समझते हैं सब इतना, दूसरे इंजीनियरिंग और आईआईटी में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है। लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप तो क्या, अभी पिछले वाले स्लाइड में देखो, देखो ये ए नेगेटिव है, तब ये भी तो नेगेटिव है ना y की वैल्यू, और ये ए पॉजिटिव है तब ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट तो पॉजिटिव ही आएगा ना। मतलब ए पॉजिटिव तो y पॉजिटिव, इधर ए नेगेटिव तो y भी नेगेटिव, तो दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा ना। कॉलेज में बहुत डिफरेंस है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात मत करो, वैसे कॉलेज में बहुत डिफरेंस है, प्रोफेसर्स में बहुत डिफरेंस है, हाईली क्वालिफाइड प्रोफेसर्स रहते हैं आईआईटी में, बहुत डिफरेंस है बहुत। और वहाँ के लेबोरेटरीज, अंदर जो फैसिलिटीज हैं और वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ का जो माहौल है, एनवायरनमेंट है, उसमें बहुत डिफरेंस है। और वहाँ जो बच्चे आते हैं, जो आपका आसपास का माहौल रहेगा, आपके जो कलीग्स रहेंगे, वो भी बहुत हाईली क्वालिफाइड रहेंगे, क्योंकि इतना रैंक लेके आए वो, इतना पढ़ के आए वो। ऐसे नहीं मिलेंगे ऐसे कम पढ़ने वाले, मतलब आलतू फालतू काम करने वाले बच्चे घूम रहे हैं। नहीं, उनका दिमाग ऐसे ही चलेगा कि हम और क्या नया कर सकते हैं, क्या खोज कर सकते हैं। तो ऐसे बच्चों के साथ रहोगे तो आपका दिमाग भी तो वैसे ही चलेगा, चलो कुछ तो नया इन्वेंट करते हैं। कई आईआईटी वाले अपना नया कंपनी खोल, नया सॉफ्टवेयर बना देते हैं, उस पर नया चल रहा है। तो ये इतने बड़े बड़े गूगल गूगल ये सब आपको मिले, ये सब बड़े बड़े हाईली क्वालिफाइड कॉलेजेस से आए हैं ये लोग। तो इन्होंने कुछ तो, किसी ने गूगल खोल लिया, किसी ने फेसबुक खोल लिया,
हाँ, कोई साइंटिस्ट बन गया, कोई कुछ बन गया, ये सब आईआईटी वाईआईटी वाले बच्चे ही करते हैं। कुछ लोगों को तो एडमिनिस्ट्रेशन में शौक होता है, तो कोई कलेक्टर बन रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये सब यही करते रहते हैं। तो ये सब में बहुत फर्क है। और फिर ब्रांड है ना, आईआईटी इज ब्रांड। जैसे आप बोलते हैं ना, ये ब्रांड का जीन्स पहन रखा है हमने, ऐसे तो लोकल जीन्स भी आता है ना, काम भी वो वही करता है। लोकल जीन्स भी, पर नहीं वो फीलिंग नहीं देता ना लोकल जीन्स। आपको लगेगा नहीं नहीं ये क्या पहन लिया, नहीं ये तो ब्रांड पहना है। स्टार्टअप भी करते हैं, हाँ स्टार्टअप भी करते हैं, सब करते हैं। ब्रांड इज ब्रांड, यस वेरी गुड। ब्रांड तो ब्रांड ही होता है। अगर तुम कहीं ऐसा किसी हाई ब्रांड का, जैसे अभी ब्रांड क्या होता है, जैसे एडिडास होता है जूतों में, तो आप एडिडास के जूते पहन के जाओगे, जैसे आईफोन ही समझ लो आप। आईफोन किसी के हाथ में है, अरे इसके हाथ में तो आईफोन है, ऐसा उसको हम अलग से ही देखते हैं। और कोई नॉर्मल फोन लेके जा रहा है तो कुछ नहीं, अरे ये तो नॉर्मल नॉर्मल आदमी है। एनआईटी और आईआईटी में क्या फर्क होता है? फर्क होता है, फर्क होता है, वही फर्क होता है जो फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक के बारे में होता है। फर्स्ट रैंक वाला और सेकंड रैंक वाले में जो फर्क होता है, वही फर्क होता है आईआईटी और एनआईटी में। मतलब सेकंड रैंक वाले ने एक गलती ज्यादा की है फर्स्ट रैंक वाले से, बस उतना ही फर्क है। अब आप समझ लो एनआईटी और आईआईटी में ऑलमोस्ट कंपेरेबल है दोनों, पर छोटा सा फर्क है कि सेकंड रैंक वाले ने 2 क्वेश्चन गलत किए थे, इसलिए वो सेकंड रैंक पे आया है। फर्स्ट रैंक वाले ने एक ही क्वेश्चन गलत किया था। नहीं, ये तो आपने नाम में डिफरेंस बताया, मैं और भी डिफरेंस बता रहा था, इंटरनल डिफरेंस। इंटरनल डिफरेंस अब आप समझ गए होगे। एक गलती ज्यादा की है, इसलिए वो एनआईटी है और वो आईआईटी है। मतलब गलती की चांस नहीं है आईआईटी वाले के पास। तो एनआईटी में भी ऑलमोस्ट अच्छे बच्चे जाते हैं, और आईआईटी वाले बच्चों से थोड़े से कम लेवल के होते हैं, एक लेवल नीचे होते हैं। चलो, तो अब हम नेक्स्ट आगे बात करते हैं। तो फाइनल, अब तक हमने कंक्लूजन क्या समझा? अब मैं आप लोगों से पूछूंगा, इतनी देर से जो आप मेरे साथ जुड़े हुए थे लेक्चर में, आपने क्या समझा? बताना मुझे। ए डॉट एफ एक्स निगेटिव कब आएगा, या ए डॉट एफ एक्स नेगेटिव आया है ऐसा मुझे दिया गया है, ए डॉट एफ एक्स नेगेटिव आया है ऐसा मुझे बताया गया है, तो मुझे यहाँ क्या समझ में आएगा इससे? जल्दी जल्दी बोलो, किसको क्या समझ में आया अभी तक? अगर मुझे बता दिया जाए कि ए डॉट एफ एक्स निगेटिव है, अब बताओ इससे आप क्या समझ सकते हो, क्या कंक्लूजन ड्रॉ करोगे? वेरी गुड, आप लोग कंक्लूजन ड्रॉ करोगे इनसाइड रूट्स। वेरी गुड, आप लोग ये बात समझ गए। अच्छा, मुझे ये बताओ, इनसाइड का मतलब क्या होता है? इनसाइड का मतलब यही तो होता है ना, किसी के बीच में। ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ स्टेटमेंट। इनसाइड का मतलब ये होता है किसी के बीच में। अब मैं ये बोलूं कि वो किसी है ही नहीं हमारे पास, मतलब जब मैं बोल रहा हूँ ना कि किसी के बीच में कोई चीज होती है तो हम उसको बोलते हैं इनसाइड। अब मैं बोलूं कि अगल बगल वाली चीज है ही नहीं हमारे पास, और फिर मैं पूछूं कि वो बीच में है या नहीं है, बताओ, तो फिर ये तो मतलब ऐसा मैं बोलूंगा कि इलॉजिकल सा स्टेटमेंट हो गया। जैसे कुछ बच्चे डाउट पूछते हैं इसमें क्या, तो मुझे आज तक यही नहीं समझ में आया कि आप ऐसा डाउट पूछ कैसे सकते हो। इससे पहले आप लोग ये डाउट पूछो, मैं पहले ही आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। मुझे कुछ डाउट तो पता चल गए हैं कि आप क्या पूछने वाले हो, वो सब एक्सपीरियंस के हिसाब से होता है। तो कुछ बच्चे डाउट ये पूछते हैं, जब मैं ये कंडीशन लगाता हूँ तो इस कंडीशन के साथ में मुझसे ये पूछते हैं, सर आपको कैसे पता चला कि इसमें रूट्स आ रहे हैं, आपने डी ग्रेड डी क्यों नहीं निकाला, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये चेक क्यों नहीं किया आपने कि डी पॉजिटिव है, निगेटिव है, जीरो है? तो जब आप ये चेक करते तो आपको पता चलता ना सर कि रूट्स आ रहे हैं। अब आप मुझे बताओ ये डाउट मीनिंगफुल है या नहीं? मतलब आप मुझसे बोलो कि इनसाइड द रूट्स, और फिर आप मुझसे पूछो कि सर ये चेक करो कि रूट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो अब मैं इस डाउट को सुन के क्या बोलूं? मैं तो यही बोलूंगा कि आप बेवकूफ हो। मतलब एक तो आप कह रहे हो कि किसी के बीच में है, और अब आप कह रहे हो कि अगल बगल वाली चीजें हैं ही नहीं हमारे पास, या हमें अभी तक पता ही नहीं है कि अगल बगल वाली चीजें हैं नहीं है, क्या है हमें पता नहीं, तो फिर आप ये कैसे बोल सकते हो कि उसके बीच में कोई चीज है? मतलब आप ये बोल रहे हो रूट्स के बीच में ना, यही नहीं पता कि रूट्स हैं या नहीं है, मतलब ये कैसा डाउट है? मतलब इस डाउट को सुन के मैं तो यही बोलूंगा कि आप बेवकूफ हो फिर।
या तो ये चीज मैं बता रहा हूँ, चलो ये बच्चे ही बताते हैं, ये मैं नहीं बताता उनको, ये बच्चे ही मुझे बताते हैं कि सर रूट्स के बीच में आएगा वो एक्स। और फिर बच्चे ही मुझसे पूछते हैं, कुछ बच्चे, सर आपको कैसे पता चला कि रूट्स आ रहे हैं? अब आप मुझे बताओ, इस डाउट को सुन के मैं क्या बोलूं? मतलब ये लॉजिकल है डाउट या नहीं है? पूछना चाहिए डाउट, नहीं पूछना चाहिए? मुझे पता है अगर मैं ये नहीं बोलता तो आप में से भी कुछ लोग पूछ लेते जरूर उसको, अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद पूछ लेते, या चलो कल के लेक्चर में पूछ लेते। इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया ना ये डाउट। मतलब मैं अगर ये यूज करूं a डॉट एफ एक्स इज लेस देन 0, तो ये मत पूछना कि सर रूट्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। सर आपको कैसे पता चला कि रूट्स आ रहे हैं? आपने डी तो चेक किया ही नहीं। भाई मैं डी क्यों चेक करूंगा? मुझे पता है रूट के बीच में है, तो अगर मेरा नंबर ही रूट के बीच में है तो रूट तो है ही ना वहां पे। बोलो ये बात कितने लोगों को समझ में आई जो मैंने बोली? या आउट ऑफ ट्रैक चला गया? चलो सब बोल रहे हैं परफेक्टली क्लियर। आप लोग ध्यान रखना, कल परसों मुझसे या जब तक ये चलेगा 2-3 दिन 4 दिन, ये डाउट मत पूछ लेना। और मुझे पता है कुछ लोग फिर भी पूछेंगे, इतना बोलने के बाद भी कुछ लोग गारंटेड पूछने वाले हैं 1-2 दिन में। देखो ये इनको तो समझा ही नहीं, इसमें क्या समझने वाली बात है? ये तो मुझे आज तक नहीं समझा कि ये डाउट कैसे पूछ सकते हो। अरे देखो हर्षवर्धन बोल रहे हैं फिर से, अरे ये मैं कुछ समझा नहीं रहा हूँ आपको, कुछ तारीफ नहीं कर रहा हूँ आपकी, आप पूछ रहे हो तो फिर से बताओ। अरे ये तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे आज तक यही नहीं समझ में आया कि ये डाउट आप पूछ कैसे सकते हो। मैं तो ये बोल रहा हूँ, और आप कह रहे हो आपको भी नहीं समझा। मतलब ये मुझे ही आज तक नहीं समझा है ये चीज तो। अभी नेटवर्क इशू था तो आपको ये क्या करूं फिर मैं, ये आपको फिर रिकॉर्डिंग में सुनना पड़ेगा। काफी लंबा बोला था मैंने ये। देखो फिर से बोल देता हूँ मैं एक बार, मैं ये बोल रहा हूँ a डॉट एफ एक्स निगेटिव है, तो इससे क्या समझा जाए? तो आपने मुझे बोला सर इससे ये समझो कि x की वैल्यू इनसाइड द रूट्स है, मतलब x की वैल्यू रूट्स के बीच में आ रही है। चलो ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली। तो फिर कल को आप मुझसे ये तो नहीं पूछोगे सर रूट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं ये बताओ, क्योंकि आप ही बोल रहे हो ना रूट्स के बीच में, मतलब अल्फा बीटा के बीच में कोई नंबर रखा हुआ है। तो वो तो आपको तभी पता चलेगा जब एक साइड आपको अल्फा दिख रहा है और एक साइड बीटा दिख रहा है, तभी तो आप बोलोगे इनके बीच में एक्स है। फिर आप मुझसे पूछने लग जाओ सर अल्फा बीटा के बारे में हमें कुछ नहीं पता। जब आपको कुछ नहीं पता तो आपने ये कैसे बताया कि एक्स अल्फा बीटा के बीच में है? आप ही बोल रहे हो कि एक्स अल्फा बीटा के बीच में है, और अब आप ही मुझे बोलो सर अल्फा बीटा के बारे में हमें कुछ नहीं पता, सर आप डी निकाल के चेक करो। तो ये तो बेवकूफी हुई ना। मतलब मैं डी निकाल के क्यों चेक करूं भाई अल्फा बीटा? जब अल्फा बीटा के बीच में ही एक्स है तो अल्फा बीटा तो वहां खड़ा ही है ना, वहां रखा है ना अल्फा बीटा। तो ये मैं बोल रहा हूँ, ये कुछ बच्चे डाउट पूछते हैं मुझसे, ये आप पूछना मत कल परसों के लेक्चर में। ये बाकी लोग सब प्रूफ है यहाँ पे, सब आई आई विटनेस है, ये सब लोग सब बोल रहे हैं क्लियर, परफेक्टली क्लियर। पर सर ए एंड वाई का प्रोडक्ट हमें क्या लगेगा? नहीं ये आपको दिया जाएगा नेगेटिव। मैं ये बोल रहा हूँ अगर आपको ये बता दिया जाए कि ए डॉट एफ एक्स निगेटिव है, तो फिर आप ये तो नहीं पूछोगे कि सर डी निकाल के रूट्स बताओ। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, नहीं ये आपको मैं दूंगा, ये आपको मैं बोलूंगा कि इसका प्रोडक्ट निगेटिव है, और फिर किसी ने मुझसे बोला सर डी चेक करो सर इसका, तब फिर मैं बोल रहा हूँ ये सब लोग प्रूफ है, ये आई विटनेस है। जिसने पूछा फिर उसको देख लेना आप लोग मिलके क्या करना है उसका। ठीक है चलो, ये बात सबको समझ में आ गई। जिसको नहीं समझ में आई हो ना नोट कर लो अभी उधर नोटबुक में। सब लोग नोट करो पहले नोटबुक में कि सर हम नोट कर लेते हैं, और कल के लेक्चर से पहले उसको हम पढ़ के आएंगे सर, और परसों के लेक्चर से पहले भी उसको पढ़ेंगे। इसको अलग कलर पेन से बड़े बड़े अक्षरों में लिख लो उसको, और ऐसा बॉक्स बना दो उस पे जो आपको दिखे, नहीं तो पूरे एक पेज पे लिख दो ऐसा करके बड़ा सा। और फिर आपको ये ध्यान रहे नहीं ये डाउट हम नहीं पूछेंगे सर, कुछ भी हो जाए सर ये डाउट तो नहीं पूछेंगे सर हम। और यही पूछने वाले सब लोग लिख दो वहां अपने नोटबुक में कि अगर ए डॉट एफ एक्स निगेटिव है, ये सर ने मुझे बताया, तो हम सर से नहीं पूछेंगे सर डी बताओ, और फिर बताओ रूट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। इस टाइप के हम फालतू सवाल नहीं पूछेंगे सर से। ऐसा बोलते हैं ना स्टाम्प पेपर पे लिखवा लिया साइन करवा लिया।
तो ऐसा समझ लो मैंने स्टाम्प पेपर पे लिख के साइन करवा लिया है आपसे। अगर मैंने बोल दिया ए डॉट एफ एक्स निगेटिव है तो उसके बाद कोई नहीं बोलना सर रूट्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ना कोई ये बोलना सर रूट्स के बारे में हमें कुछ नहीं पता। सब कुछ पता है रूट्स के बारे में, रूट्स आ भी रहे हैं और रूट्स रियल भी हैं और एक्स रूट्स के बीच में भी है, मतलब हमें पूरी हिस्ट्री पता है रूट्स की। सब लिखो उधर नोटबुक में अच्छे से, और जिसने भी पूछा उसको देखते हैं फिर कल से। हाँ यस सही बोला आपने, सही पता चल गया आपको, ये भी पता चलेगा आपको एक दो लेक्चर के बाद। कुछ चीजें तो मैं मना करता हूँ और नोटबुक में लिखवाता हूँ और उसके बाद भी आप लोग पूछोगे, ये बात की भी गारंटी। अभी देखना अभी एक दो लेक्चर के बाद पता चलेगा। इसलिए इस बार मैंने नया ट्रिक निकाला, नोटबुक में लिखो बड़े बड़े अक्षरों में। ये थोड़ा मैंने इस बार नया ट्राई किया है, देखते हैं इससे क्या रिजल्ट आता है। इसके बाद भी अगर आपने डाउट पूछा तो ये ट्रिक भी फेल हो जाएगी फिर। चलो फिर अब हम आगे जाते हैं। लिख लिया होगा आई थिंक सबने, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको पकड़ में आ गई तो फिर तो सारे क्वेश्चन ही सॉल्व कर दोगे। चलो फिर नेक्स्ट आगे जाते हैं। मतलब ये है कि इससे पहले कि मेरे 3-4 लेक्चर इस पे बर्बाद हो, इससे तो अच्छा है कि मैं 10-15 मिनट अपने बर्बाद करूं। समझ रहे हो आप? मैं 10-15 मिनट इस पे फोकस करके आपको बार बार यही चीज बता दूं, वो बेटर है ना। अदरवाइज मुझे 3-4 लेक्चर फिर खराब करने पड़ जाएंगे। चलो फिर हम आगे जाते हैं। अच्छा अब मैं इसकी बात कर रहा हूं, ए डॉट एफ एक्स इज पॉजिटिव। हो सकता है इस पे भी मेरे 10-15 मिनट खराब है। चलो इसको देख के आप क्या समझते हो? अगर मैं आपको ये बता दूं कि ये पॉजिटिव है, इसका प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो आप क्या समझते हो फिर इस इंफॉर्मेशन से? ओके कार्तिक को लगता है आउटसाइड रूट्स, और बाकी लोग बोलो, बाकी लोग क्या समझते हैं? एंड आउटसाइड रूट्स, आउटसाइड रूट्स, आउटसाइड रूट्स, ए इज नेगेटिव। कार्तिक ये भी समझते हैं इससे ए इज नेगेटिव। अच्छा कार्तिक को इसके प्रोडक्ट से पता चलता है कि ए नेगेटिव है। ओके सॉरी डी इज नेगेटिव, डी नेगेटिव है ये भी पता चलता है आपको। कार्तिक आप अपने शब्दों में ही फंस गए हो। अगर आपको पता है डी नेगेटिव है तो आप ये कैसे बोल सकते हो आउटसाइड द रूट्स? जब डी नेगेटिव है तो आप रूट्स का नाम कैसे ले सकते हो? कार्तिक सोचो जरा, आप अपने शब्दों में ही फंस रहे हो। ओके अथर्व ने बोला डी नेगेटिव, अजिंक्य ने बोला डी नेगेटिव, किसी ने बोला आउटसाइड, सब फंस गए अभी एक दूसरे में। चलो थोड़ा और सोचो जरा, कोई कह रहा है आउटसाइड, कोई कह रहा है डी नेगेटिव, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है दोनों, तो फिर ये तो रिलीवेंट नहीं हुआ, सब कुछ मजा नहीं आया। आउटसाइड रूट्स और डी इज नेगेटिव, या तो ये है या तो ये है। अच्छा अब आपने थोड़ा बहुत कुछ तो कोशिश किया अच्छा करने का, आउटसाइड रूट्स और डी नेगेटिव। अच्छा मैं आपसे ये पूछूं, ठीक है सब लोग अच्छा अच्छा बता रहे हैं, कुछ लोग आधा इंफॉर्मेशन बता रहे हैं, कार्तिक ने कोशिश की है अच्छा बताने की, तो कार्तिक का आंसर मैं लिखता हूँ। या तो मुझे इससे ये पता चलेगा कि एक्स जो है हमारा जो के बाहर है, या फिर मुझे ये पता चलेगा कि रूट्स आ ही नहीं रहे हैं, मतलब डी नेगेटिव है, मतलब रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। मैं रियल की बात कर रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ रूट डज नॉट एग्जिस्ट, ये आप ध्यान रखना क्योंकि मैं एक्स एक्सिस के बेसिस पे बात कर रहा हूँ। तो अब मैं आपसे सिर्फ रूट्स के बारे में कमेंट चाहता हूँ, ये इस तरह के कमेंट आपने बताए अच्छा है इसको, मतलब सबके आंसर ऑलमोस्ट करेक्ट थे पर पूरे पूरे सही नहीं थे। कार्तिक का आंसर 100% करेक्ट था इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। मुझे सिर्फ रूट्स पे कमेंट बताओ, तो रूट्स पे आप क्या कमेंट कर सकते हो?
इसको देख के सिर्फ रूट्स पे कमेंट कर सकते हो क्या कि रूट्स के बारे में कुछ बता सकते हो? जैसे पिछली बार तो हम बता पा रहे थे 100% रूट्स आ रहे हैं सर और रियल हैं और दोनों अलग अलग हैं, तो बिल्कुल 100% रूट्स पे कमेंट हो पा रहा था कि दोनों रूट्स रियल हैं, दोनों अलग अलग हैं और एग्जिस्ट भी कर रहे हैं। इस टाइप का रूट से रिलेटेड कोई कमेंट हो पा रहा है क्या यहाँ पे, नेचर ऑफ रूट्स से रिलेटेड? बोलो एक बार आप लोग, रूट्स से रिलेटेड कोई कमेंट हो सकता है क्या यहाँ पे? पॉसिबल है क्या रूट्स से रिलेटेड कमेंट करना? ओके, काफी टाइम ले रहे हो आप लोग। अगर कुछ कमेंट होता तो आप लोग बता सकते थे मेरे हिसाब से अभी तक। मुझे नहीं लगता आप पे कोई कमेंट आपको मिला है, मुझे मेरे पास भी कोई कमेंट नहीं है। चलो फिर आप लोग भी कोई कमेंट नहीं बता पा रहे हो, मेरे पास भी कोई कमेंट नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नो कमेंट्स ऑन रूट्स। रूट्स पे हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। रूट्स की यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कि रूट्स आ रहे हैं या नहीं, क्योंकि कार्तिक ने बोला है और या तो रूट्स नहीं आ रहे हैं और या आ रहे हैं, मतलब आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। ये कार्तिक का आंसर मैं पढ़ के बता रहा हूँ दूसरे शब्दों में, रूट्स आ भी सकते हैं और रूट्स नहीं भी आ सकते हैं, एग्जैक्टली कोई गारंटी नहीं है। ये कार्तिक का आंसर है, उसको मैंने यहाँ ऐसे लिख दिया नो कमेंट्स ऑन रूट्स। बोलो ये क्लियर हुआ? ठीक है, क्लियर हो गया तो लिख लो। जिनका क्लियर नहीं हुआ है आज घर पे बैठ के और सोचने की कोशिश करना, सर जो पढ़ा रहे थे वो क्या था। लिख लिया सर ने? सर इसे 2-3 बार तो रिवाइज करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है ना समझना, करना पड़ेगा बिल्कुल 2-3 बार। और प्रैक्टिस भी बहुत करनी पड़ेगी इस टॉपिक पे, बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस। चलो अब और कौन सा बच गया? ये दो ही बनाए थे हमने केस, या तो ये पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो आई थिंक सब खत्म हो गया है। अच्छा चलो एक काम और कर लेते हैं। तो एक बात बताना, ध्यान से देखना, एक अभी नया कुछ बता रहा हूँ मैं। वो कमेंट हमारा क्लियर हो गया, मतलब अभी तक हमने क्या डिसाइड किया है, अगर रूट्स आ रहे हैं और अगर एक्स हमारा यहाँ पे है इनपुट, कुछ भी कोई भी नंबर हो सकता है 2, 3, 4, 5, 6, तो अगर कोई भी नंबर है, मान लो मैं ऐसे बात करूँ, वाई इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और मुझे बता दिया जाए टू लाइज बिटवीन रूट्स। टू क्या है? रूट्स के बीच में, मतलब मुझे बता दिया है रूट्स आ रहे हैं और उनके बीच में टू है, तो मतलब मैं कैसे प्लॉट करूंगा? अल्फा बीटा मेरा यहाँ पे प्लॉट होगा और टू मेरा यहाँ। तो मैं क्या बोलूंगा? मैं ये बोलूंगा ए डॉट एफ ऑफ टू इज लेस देन 0। ए और एफ एक्स का जो प्रोडक्ट होगा किस पॉइंट पे? टू पे से, क्योंकि टू रूट्स के बीच में आ रहा है।
तो 2 पे क्या होगा, इनका प्रोडक्ट लेस देन 0। ये अभी तक हमने सीखा है। तो ए तो यहाँ पे ए है, एफ ऑफ 2 कैसे निकालोगे, 2 यहाँ पे रखोगे तो 4a प्लस 2b प्लस c इज लेस देन 0। ये कंडीशन हमें मिल जाएगी। बोलो ये चीज क्लियर हुई? ये अभी तक मैं समझा रहा था आपको। तो फिर वेरी गुड, तो फिर नोट कर लो इसको, जिसको जो भी नोट करना हो उसको। ओके वेरी गुड, नोट कर लो फिर इसको। ये अभी तक मैंने आपको समझाया। तो ये आप ऐसे समझ लो कि ये पार्ट 1 हमारा खत्म हो गया। अभी तक जो मैं आपको समझा रहा था, ये एक टाइप की थ्योरी समझा रहा था। तो ये पार्ट 1 से रिलेटेड थ्योरी खत्म हो चुकी है, आप ऐसे समझ लो। इन सबको मैं आगे यूज करूंगा क्वेश्चंस में। उस हेडिंग का नाम होगा लोकेशन ऑफ रूट्स। सीए में से एग्जांपल नहीं, सीए में से एग्जांपल नहीं ले सकते, सीए में से एग्जांपल नहीं ले सकते हैं। अभी ये सिर्फ बैकग्राउंड चल रहा है, अभी हम एग्जांपल नहीं ले पाएंगे। अभी तो मैं आपको स्टोरी समझा रहा हूँ, अभी स्टार्ट होगा इसके बाद लोकेशन ऑफ रूट्स। ये तो लोकेशन ऑफ रूट्स का बैकग्राउंड है। ये सिर्फ मैं आपको जो हम यूज करेंगे लोकेशन ऑफ रूट्स में। तो ऐसा समझ लो कैटलिस्ट है, जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो। हाँ पिक्चर अभी बाकी है। ये तो मैंने एक टाइप की थ्योरी आपको समझाई है जिसका मैं यूज करूंगा। अब मैं दूसरे टाइप की थ्योरी समझा रहा हूँ। तो अभी तक जो मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा था उसमें मैंने एक नंबर लिया था x। अब मैं यहाँ पे दो नंबर लूंगा x1 और x2। मतलब ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में कि आपको दो नंबर दिए जाए, मतलब एक्स एक्सिस पे दो नंबर दिए जाए। अभी आपको एक ही नंबर दिया जा रहा था x, जिसको मैंने x बोला था। तो वो कभी रूट्स के बीच में आता था, कभी रूट्स के बाहर आता था। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ दो नंबर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। मतलब अब मेरे पास दो नंबर दिए जाएंगे एक्स एक्सिस में, x1 x2। इससे रिलेटेड हमें डिस्कशन करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखना। तो पहले मैं ये वाला केस लेता हूँ। ठीक है, ये वाला केस लेते हैं और ये दोनों में ही सेम आता है। तो पहले हम d ग्रेटर देन 0 वाला केस ले रहे हैं। अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा, आप स्टोरी समझ गए हो। ठीक है, ये मेरा अल्फा बीटा है और दोनों में ही आंसर सेम आएगा। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो सिर्फ डी के बेसिस पे हम डिस्कशन करेंगे। मान लो ये क्या क्या हो सकते हैं। तो मान लो एक न, दोनों नंबर इधर है x1 x2। ठीक है, एक केस तो ये हो सकता है। तो दोनों नंबर अगर इधर हैं तो मुझे बताओ x1 पे f की वैल्यू, मतलब ये एक्सप्रेशन की वैल्यू x1 पे पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, ये बता सकते हो क्या? मतलब x1 के करस्पॉन्डिंग f की वैल्यू या y की वैल्यू, तो उसको हम f ऑफ x1 बोलते हैं या p ऑफ x1। तो x की जगह मैंने x1 डाल दिया है, तो वैल्यू मेरे को पॉजिटिव मिलेगी या नेगेटिव मिलेगी? अगर आप पिछला वाला पार्ट समझ के आए हो तो आंसर बता सकते हो, नहीं समझ के आए तो नहीं बता पाओ। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि ये तो रूट्स के बाहर है ना नंबर। x1 मैंने कहा लिया है, x एक्सिस पे देखो रूट्स के बाहर लिया है, तो ये तो ग्राफ ऊपर है ना, बाहर तो अभी आपने क्या बोला था, इनसाइड में सर नेगेटिव आएगा, आउटसाइड में पॉजिटिव आएगा, यही डिस्कशन हमारा चल रहा था। तो ये नंबर तो मैंने बाहर लिया है, तो f ऑफ x1 पॉजिटिव आएगा। अच्छा ध्यान से देखना, f ऑफ x2 ये भी फिर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि दोनों नंबर मैंने बाहर लिए। तो मैं पिछले वाले पार्ट से ही रिलेट कर रहा हूँ इसको भी। तो अगर दोनों नंबर x1 x2 में रूट्स के बाहर ले लूं, मतलब इधर ले लूं या इधर ले लूं, तो दोनों पे पॉजिटिव आएगा ना, क्योंकि निगेटिव तो आएगा ही नहीं। सेम स्टोरी यहाँ पे है।
अगर मैं दोनों नंबर यहाँ ले लूं या दोनों नंबर यहाँ ले लूं, या चलो कोई बोलेगा एक नंबर यहाँ ले लो और एक नंबर यहाँ ले लो, तब भी तो है तो रूट्स के बाहर ही ना। एक नंबर यहाँ ले लो, एक नंबर यहाँ ले लो, स्टोरी वही रहेगी। यहाँ पे हमेशा नेगेटिव आएगा, आप देख लो, क्योंकि ये उल्टा होता है ना इसमें। तभी तो हमने a डॉट एफ एक्स बनाया था, अगर पिछला वाला आप समझ के आए हो। रूट्स के बाहर यहाँ पे नेगेटिव मिलता है और रूट्स के बीच में पॉजिटिव मिलता है। ठीक है, पर मैं यहाँ पे कंक्लूजन क्या बोल रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स वन, ओके एक मिनट, तो दोनों नंबर अगर मैंने एक ही साइड पे लिए हैं तो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स वन डॉट एफ ऑफ एक्स टू, ये तुम्हारा पॉजिटिव आएगा। चाहे आप इधर से कर लो, चाहे आप इधर से कर लो। इधर से करोगे एक नंबर यहाँ एक नंबर यहाँ, दोनों पे वैल्यू नेगेटिव आएगी। जब मल्टीप्लाई करोगे दोनों वैल्यूज का तो वो पॉजिटिव आएगा। यहाँ से ले लो, या एक नंबर यहाँ ले लो, एक नंबर यहाँ ले लो, तब भी वो रूट्स के बाहर है। या फिर ऐसे करो, दोनों नंबर यहाँ ले लो, तब भी क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं, तब भी तो दोनों पॉजिटिव आएंगे। यहाँ ले लो तब भी दोनों नेगेटिव आएंगे। अभी मैं दो नंबर से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, तो जब दो नंबर से रिलेटेड बात कर रहा हूं तो इनका प्रोडक्ट तो पॉजिटिव ही आएगा, अगर मैंने x1 x2 दोनों को सेम साइड में लिया है, या तो रूट्स के अंदर और या तो रूट्स के बाहर। मतलब अगर मैंने सेम साइड पे लिया है x1 x2 को, तो गारंटेड इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इनका साइन सेम रहेगा। आप ये समझ पा रहे हो, पार्ट वन अगर आपको समझ में आया तो पार्ट टू समझ में आएगा, पहले ही बोलना मैं। अगर मैंने x1 x2 को सेम साइड पे लिया है, सेम साइड मतलब या तो दोनों को रूट्स के अंदर लिया है या दोनों को रूट्स के बाहर लिया है, तो इन दोनों का साइन सेम रहेगा, या तो दोनों नेगेटिव रहेंगे या दोनों पॉजिटिव रहेंगे। प्रोडक्ट करने के बाद गारंटेड पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो ये बहुत सारे केस हो गए। कैसे बहुत सारे केस हो गए देखना, दोनों यहाँ ले लो, दोनों यहाँ ले लो, दोनों यहाँ ले लो, एक यहाँ ले लो, एक यहाँ ले लो, जितनी भी कंडीशन है सब में ये पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, आप ये बात समझ गए। अब मुझे आप ये बता सकते हो कि ये तो पॉजिटिव ही आता रहा, चाहे मैंने ऐसा बनाया चाहे मैंने ऐसा बनाया। अब आप मुझे ये बता सकते हो कि निगेटिव आने की कोई उम्मीद है या हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, मैं यहाँ ऑलवेज लिख दूं, या नेगेटिव भी आ सकता है किसी किसी सिचुएशन में, क्या ऐसा हो सकता है? कितने लोगों को लगता है नहीं सर नेगेटिव का भी केस बन सकता है यहाँ पे, आप यहाँ ऑलवेज तो मत लिखो। यस वेरी गुड, आ सकता है, यस हाँ आ सकता है, बहुत ही सिंपल है। सॉरी रूट नहीं, एक नंबर में रूट्स के अंदर ले लूं और एक नंबर को रूट्स के बाहर ले लूं, बोलो यस नो। एक नंबर को मैं रूट्स के अंदर ले लूं और एक नंबर को मैं रूट्स के बाहर ले लूं। ओके समझ गया क्या सब? ओके वेरी गुड। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, कैसे लिखूं फिर मैं इसको, कैसे लिखूं, क्लियर हो गया आई थिंक, मुझे लगता है आपको। तो आप क्या करो, ऐसे मैं लिखता हूँ ऑलवेज एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट के नीचे ऐसा एरो लगा के वो एक्सेप्ट वाली कंडीशन नीचे लिखनी है आपको, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लिख दिखाऊंगा। पहले आप ये नोट कर लो और यहाँ लिख लेना ऑलवेज, सही में वो ऑलवेज ही है। एक्सेप्ट, वो एक ही कंडीशन सिर्फ एक्सेप्ट है, उसको एरो लगा के आप नीचे लिखना, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाऊंगा, ये नोट कर लो। तो कभी कभी आपको दो नंबर भी दे देते हैं एक्स एक्सिस पे, तो दो नंबर से रिलेटेड है वो पार्ट वन ही, पार्ट वन का थोड़ा एक्सटेंशन है ये, वो पार्ट वन की थ्योरी यूज करके हम इसको कंक्लूड करेंगे। अगर आपको पार्ट वन की थ्योरी समझ में आई, वैसे तो आई है मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो आप इसको भी फिर कंक्लूड कर पाओगे। तो अगर आपको दो नंबर दे दिए जाए तो ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है और ये अच्छा होता है हमारे लिए, दो नंबर पता है तो। ठीक है, ओके हो गया फिर आपका। ऐसे आपने ज्यादा टाइम नहीं लिया इसको समझने में, जल्दी ही हो गया ये तो हमारा।
ओके, आई थिंक हो गया फिर सबका। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक्सेप्शन वाली कंडीशन लिखता हूँ। चलो फिर यहाँ पे एक्सेप्शन वाली कंडीशन लिखता हूँ, वो एरो के नीचे जो आपको लिखना है। एक्सेप्ट में लिखा आपने एफ ऑफ एक्स वन डॉट एफ ऑफ एक्स टू इज नेगेटिव only when one value of x is lies inside the roots and other lies outside the roots। सिर्फ यही एक कंडीशन है सर, अगर एक रूट के अंदर और एक बाहर हो तो वही तो बता रहा हूँ ना, वही तो अभी डिस्कशन हुआ था थोड़ी देर पहले, वही तो अभी डिस्कशन हुआ था। चलो, यही सिर्फ एक एक्सेप्शन है, अदरवाइज हर जगह वो पॉजिटिव ही आएगा। क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव कब हो सकता है? प्रोडक्ट नेगेटिव तभी तो हो सकता है जब एक के करस्पॉन्डिंग हमें y की वैल्यू, ये y1 y2 ऐसा समझ लो, तो एक के करस्पॉन्डिंग y हमें नेगेटिव मिले, एक के करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव मिले। और नेगेटिव वो तभी मिलता है जब रूट्स के अंदर होता है, और पॉजिटिव तो हमें हमेशा ही मिलता है। हमने पार्ट 1 के कंक्लूजन में देखा, वो y की वैल्यू हमें पॉजिटिव तो बहुत जगह मिलेगी, पर नेगेटिव सिर्फ तभी मिलेगी जब वो क्या होगा, रूट्स के अंदर होगा। ओके, तो ये आप समझ गए। इसको मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ और लगा के, एक वैल्यू रूट्स के अंदर है और एक वैल्यू रूट्स के बाहर है, तो मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ इसको, एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन x1 एंड x2। ऐसे भी तो बोला जा सकता है इस बात को शॉर्ट में, ऐसा बोलते हैं शॉर्ट एंड स्वीट, ऐसे भी तो बोला जा सकता है। इतना लंबा हम क्यों याद रखें और क्यों बोले? एक रूट्स के अंदर है, एक रूट्स के बाहर है, तो ऐसे भी तो हो गया कि दोनों के बीच में एक ही रूट है एग्जैक्टली। कुछ लोग अब फंसने लग गए होंगे, सर अभी ये बहुत ज्यादा अंदर चले गए सर आप। देखो, कुछ लोगों को क्लियर हो रहा है अभी, कुछ लोग मेरे साथ बने हुए हैं अभी भी। आज का लेक्चर अच्छा है, वेरी गुड, कुछ लोग अभी बने हुए हैं मेरे साथ। चलो, फिर ये नोट कर लिया होगा आपने। फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक मिनट वेट करना पड़ेगा हमें। ओके, तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, अगर ये सिचुएशन हो गई तो, वैसे मैंने वहां लिख दिया है ऑलवेज, मतलब ऑलवेज है वो। हाँ, टाइम हो गया, बस ये दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो इसमें बोलो, कहीं भी ले लो आप, क्योंकि रूट्स के अंदर ही वो निगेटिव हो सकता है, तो निगेटिव वाला पॉइंट आएगा ही नहीं। आप कहीं भी देखे देखो, या तो दोनों निगेटिव रहेंगे या दोनों पॉजिटिव रहेंगे, सेम साइन आएगा। x1 x2 आप कहीं भी ले लो, मतलब वो निगेटिव यहाँ भी नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने वहां, मतलब f ऑफ x1 और f ऑफ x2 का प्रोडक्ट हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। तो इस सिचुएशन में भी वो पॉजिटिव ही रहेगा, कुछ भी कर लो आप। कोई कहेगा सर ऐसे बनाओ, बिल्कुल ऐसे बना लो,
तो भी देखो, अगर आपने यहाँ ले लिया एक नंबर, तो वो तो ले नहीं सकते क्योंकि ये तो रूट्स ही है, रूट्स पे तो ले नहीं सकते ना आप नंबर, x1 x2 कहीं और लोगे। चलो रूट्स पे भी ले लिया तो वो तो फिर पहले वाले केस में भी जीरो हो सकता था, फिर तो वो जीरो ही हो जाएगा ना। हम पॉजिटिव नेगेटिव का डिस्कशन कर रहे हैं, तो आप ले लो यहाँ भी पॉजिटिव यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ लेके देखो, देखो यहाँ भी नेगेटिव यहाँ भी नेगेटिव यहाँ भी नेगेटिव, सब जगह ही नेगेटिव है, कहीं भी ले लो आप x1 x2 को, तो वो प्रोडक्ट तो पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव नहीं आ सकता है। बोलो ये चीज क्लियर हो गई क्या? वो कुछ भी हो जाए वो प्रोडक्ट नेगेटिव आ ही नहीं सकता है, वो सिर्फ एक ही सिचुएशन में आएगा। ओके, तो बस जल्दी से हम कंक्लूजन लिखेंगे और क्लास खत्म करेंगे। तो पार्ट 2 का अब हम कंक्लूजन लिख रहे हैं, जैसे हमने पार्ट 1 का कंक्लूजन लिखा था लास्ट में, रिलेटेड टू रूट्स, कमेंट ऑन रूट्स। तो फिर ये लेक्चर हम कंटिन्यू रखेंगे कल की क्लास में। ये जो आज का हमने पार्ट 1 पार्ट 2 का थ्योरी जो हमने, हम कल अप्लाई करेंगे। ओके, ये सब मैंने ऐसे रफली दिखाया था आपको बनाने, आपको बनाना है तो बना लो। ओके, कंक्लूजन, ये पार्ट 2 का कंक्लूजन है, जैसे हमने पार्ट 1 का लिखा था, f ऑफ x1 डॉट f ऑफ x2 लेस देन 0, ये मैं आपको बता दूं तो आप इससे मुझे क्या बता सकते हो? आप इससे मुझे बता सकते हो रूट्स आर रियल एंड एग्जैक्टली, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट and exactly one root lies between x1 and x2। ठीक है, लिख लो आप। और दूसरा कंक्लूजन ये हो जाएगा, सेम लॉजिक से जैसे हमने पिछली बार किया था, अगर ये मैं आपको बताऊं तो आप मुझसे कहोगे सर नो कमेंट्स, फिर से एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं, नो कमेंट्स ऑन रूट्स, सर हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, रूट्स आए नहीं आए सेम हो जाए कुछ भी हो जाए ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। ओके, दिख नहीं रहा क्या आपको? तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, फिर एक दो मिनट वेट करो, शायद दिख जाए। ओके रुको, फिर थोड़ा रुकना पड़ेगा शायद आपको, ये कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है मेरे इसमें। जिनको दिख रहा है वो लिख लो, हाँ मैं बोल के भी बता देता हूँ, और जिनको दिख रहा है वो लिख लो, और उसके बाद फिर हमारी क्लास खत्म हो गई है। आज के लिए आपके पास कोई होमवर्क नहीं है। अच्छा हाँ, आप एक काम कर सकते हो, लेवल 1 सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। जो भी लोकेशन ऑफ रूट्स के क्वेश्चन होंगे, मतलब जो जो टॉपिक आपने पढ़ लिए हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन दिखेगा आपको, आप वो सॉल्व कर सकते हो, इतना कर सकते हो, या फिर आप बाकी अपना सिंगेज में से प्रैक्टिस कर सकते हो, और एज सच कुछ होमवर्क नहीं है। तो मैं बोल देता हूँ एक बार, कंक्लूजन में हमने लिखा है f ऑफ x1 डॉट f ऑफ x2 लेस देन 0 कब आएगा? सेम लॉजिक से जैसे हमने पार्ट 1 में बनाया था, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। यहाँ भी कोई मुझसे नहीं पूछेगा कि रूट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल गारंटी रूट्स आ रहे हैं, क्योंकि हमें ये पता है एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन x1 एंड x2। जब हमें ये पता है कि एग्जैक्टली एक रूट x1 x2 के बीच में आएगा, तो इसका मतलब दूसरा रूट भी आ रहा है। तो यही लिखा है मैंने, और नीचे लिखा है f ऑफ x1 डॉट f ऑफ x2 ग्रेटर देन 0, इसमें मैंने लिखा है नो कमेंट्स ऑन रूट्स। ओके, थैंक यू वेरी मच, फिर आप जा सकते हैं।
होमवर्क के लिए मैंने बोल दिया, ऐसा आज कोई होमवर्क नहीं है आपके पास। लेवल 1 सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप अपना प्रैक्टिस करो सिंगेज में से। लेवल 1 के बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे जो इससे रिलेटेड नहीं है, जब अब तक हमने जो पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। ओके, फिर लेक्चर एंड कर देते हैं।